क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, देखिए मैं आपको सारा ज्योतिष पढ़ा ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो खुद अभी एक विद्यार्थी हूँ। मैं या मेरे जैसे और भी बहुत सारे ज्योतिष शिक्षक हैं, हम सभी लोग विद्यार्थी हैं। अगर हम समझने लग जाएं कि हमें तो काफी ज्ञान हो गया है और हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं, तो समझ ले वहीं से हमारे ज्ञान का अंत होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहा गया है और यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैं तो खुद अभी विद्यार्थी हूँ। मैं आज भी अच्छे सूत्रों की खोज में रहता हूँ। मुझे जो सूत्र अपने अनुभव से अच्छा लगता है, मैं उसे अपने पास सहेज कर रखता हूँ और देखता हूँ कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, फिर उस सूत्र को आपके सामने पढ़ा देता हूँ। यदि मुझे इससे बढ़िया सूत्र मिल जाएगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं नया सूत्र पकड़ूंगा जो अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये एक अच्छे ज्योतिषी की निशानी है और हमेशा यही सूत्र कि आप अच्छी चीज को ग्रहण करें हमेशा काम करता है। मैं आपको यहाँ पर ज्योतिष के कुछ सूत्र तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष को सीखना यानी कि चलना कैसे है उसके साथ, आप ज्योतिष करें कैसे। जैसे जिन लोगों को ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं आता, वो अगर ऐसा समझने लग जाएंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही ज्योतिष है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैं आपको सारे नियम और अपने विचार पढ़ाऊंगा। जब आपको इससे बेहतर नियम, दोबारा कहूंगा, इससे बेहतर सूत्र पता लग जाए या विचार पता लग जाए, आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ इतना योग्य बना दूंगा कि आप सभी तरह के सूत्रों को समझ सकें। देखिए, अभी आप पूरी तरह से जानकार ज्योतिष के नहीं हैं, आपको ज्योतिष का कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैं आपको यहाँ इतना योग्य बनाऊंगा कि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ सकें, समझ सकें, किसी भी वीडियो को देख सकें और समझ सकें। आप में एक योग्यता पैदा हो जाए कि इस सूत्र में तो पढ़ाने वाला ये कहना चाह रहा है, और आप उसको परखें और अपने पास सहेज कर रख लें। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात समझा चुका हूं, आप ऐसे ही समझें। अगली बात, आपने बहुत सारी किताबें ज्योतिष पर पढ़ी होंगी, बहुत सारे अन्य वीडियोस देखे होंगे। आपको लगेगा कि अनुराग कौशिक तो आपको ये बता रहा है या फलाना व्यक्ति ये बता रहा है और दूसरा कोई ये बता रहा है, तो कौन सी बात को पक्का करें। बड़ा सिंपल सा एक सूत्र है। एक ज्योतिष पर होते हैं नियम और एक ज्योतिष पर होते हैं विचार। जो नियम होंगे वो हमेशा एक ही रहेंगे, चाहे मैं आपको बताऊं या कोई भी अन्य ज्योतिषी आपको बताए। नियम जैसे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, यह ज्योतिष का एक नियम है। इससे कोई भी ज्योतिषी मतभेद पर नहीं रह सकता, सभी को ये मानना पड़ेगा। लेकिन विचार अलग अलग हो सकते हैं कि जैसे सूर्य से हम लकड़ी का विचार करें, कोई आपको कहे कि नहीं जी हम सूर्य से हड्डियों का विचार करते हैं, कोई आपको कह सकता है सूर्य से पिता का विचार करें। ये क्या है, सबके अलग अलग विचार। अब ये क्षमता और बुद्धिमत्ता आप में होनी चाहिए कि आप किसी भी इस विचार को अपने पास संभाल कर रख लें, और जब आपको लगे कि नहीं ये विचार गलत है, आप उसको छोड़ दीजिए और नया विचार ले लीजिए। मैं इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको, या अब से इस कोर्स में मैं आपको विचार और नियम दोनों चीजें दूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको भली प्रकार से कर लेंगे। तो अभी तक हम बेसिक कोर्स में पढ़ चुके हैं कि जन्म कुंडली है क्या, उसमें 12 भाव हैं, हर भाव से क्या आता है, ग्रह क्या है, उनके क्या प्रभाव हैं, दृष्टि, युति, ये सब आप कर चुके हैं। मंगलिक योग, पितृदोष, दशा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजनल चार्ट्स, वर्ग कुंडलियां। जैसे आपने सुना होगा कि नवमांश या बड़े कई ज्योतिषी जो टीवी पर आते हैं, वो थोड़ा अपने ज्ञान को और दिखाने के लिए भी कई बार आपने देखा है, और कई बार जरूरत के कारण भी कुछ डिविजनल चार्ट्स का नाम लेते हैं कि जैसे नवमांश, दशमांश, D7, D10, ये क्या है, इनके प्रयोग कैसे होते हैं, हम पहले इनको करेंगे। उसके बाद जितने भी हम फलादेश आगे सीखेंगे उन सब में इनके प्रयोग होंगे। छोटा सा सिलेबस मैं आपके साथ इस कोर्स का शेयर कर रहा हूं। हम लोग डिविजनल चार्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद
विवाह कि विवाह कब होता है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, संतान, एजुकेशन, प्रोफेशन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, विदेश यात्रा, मुहूर्त, उपाय, लोन वगैरह वगैरह वगैरह, आयु खंड, मतलब बहुत कुछ। यानी कि मैंने जितने भी लाइफ के इवेंट्स हैं, घटनाक्रम है, या एक ज्योतिषी की जो आवश्यकताएं हैं, उसके पास किस तरह के प्रश्न आते हैं या अनुभव प्राप्त होते हैं, उनको मैंने अलग अलग चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ आपको वो सारे चैप्टर्स विद एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। मुझे पूरा 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 अनुभव है इस बात का, और पूरा भान है और पूरी उम्मीद है कि आप इससे सीखकर अपने अनुभव को भी बढ़ा लेंगे और ज्योतिष को अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, डिविजनल चार्ट्स। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए, इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं डिविजनल चार्ट्स, यानी कि वर्ग कुंडलियां। थोड़ी सी भूमिका आप समझ लें कि हमें इसकी आवश्यकता क्या है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा 1 जनवरी 1950 को पैदा हुआ और समय है सुबह के 10 बजे, स्थान है दिल्ली। मान लेते हैं 1 जनवरी 1950 सुबह के 10 बजे और स्थान है दिल्ली। उसकी एक जन्म कुंडली हमारे सामने आ गई। लेकिन एक और बच्चा पैदा हुआ 1 जनवरी 1950 और समय है 10:10 और प्लेस है दिल्ली। अब दोनों का जो समय है उसमें मात्र 10 मिनट का अंतर है, लेकिन देखा जाए अंतर तो है और कुंडलियां दोनों की बिल्कुल सेम दिखेंगी। अब हम क्या करें कि क्या दोनों बच्चों के फलादेश एक ही रहेंगे? इस 10 मिनट में जो दूसरा बच्चा हुआ 10:10 पर, उसकी कुंडली और पहले वाले बच्चे की कुंडली में थोड़ा थोड़ा अंतर तो आएगा। उस अंतर को जांचने के लिए या उस सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर ही इस वर्ग कुंडलियों का प्रयोग होता है। देखिए, और आप गहराई से समझें कि जैसे आप कोई जन्म कुंडली देख रहे हो और आपने देखा कि एक कुंडली के चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है, यानी कि मेष लगन है, और चौथे घर का स्वामी चंद्रमा वो 8वें घर में नीच राशि में है। अब क्या होगा? क्या हम यहाँ पर ये कहें कि इस व्यक्ति का जो मन है वो खराब हो सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन चौथा घर तो माता का भी है, तो क्या हम ये कहें कि इसका मन भी खराब है और माता के साथ संबंध भी खराब है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति का जिसका मन खराब है तो उसका संबंध अपनी माता से भी खराब होगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन लगन कुंडली से तो हमें यही फलादेश देखने को मिलेगा कि माता के साथ भी संबंध खराब और मन भी खराब। हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना हो। एक ही कुंडली से डिफरेंस करने के लिए हमें यहाँ पर वर्ग कुंडलियों का प्रयोग करना पड़ता है। मुझे आशा है आप बात को गहराई से समझ रहे होंगे। देखिए, मैं आपको बहुत गहराई में लेकर जाता हूँ, तो इस कारण से कई बार कुछ बातें गहरी हो जाती हैं और आगे भी हो जाएंगी। आपको जहाँ कोई बात समझने में मुश्किल लगे, आप इस वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको फिर इसी बात पर एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक ये जन्म कुंडली दिखाता हूँ। ध्यान से देखें, यह एक जन्म कुंडली है। यहाँ पर इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस लिखा हुआ है, अर्थात ये बच्चे का जन्म इस डेट पर, इस टाइम पर और इस प्लेस पर हुआ। अब आप इस पेज पर देखें, इसकी जन्म कुंडली हमारे सामने आ गई। ये देखिए, ये रहा।
ये इसकी लगन कुंडली है, साथ में एक चंद्र कुंडली है और वहीं पर एक नवमांश कुंडली भी दी हुई है। अब आप इस कुंडलियों के ऊपर आ जाएं जहां मेरी फिंगर है, यहां पर ये देखिए काफी सारे अंश दिए हुए हैं। अगर इस बच्चे का ये जो जन्म समय दिया हुआ है 5 मिनट आगे हो जाए, 10 मिनट आगे हो जाए, तो यहाँ पर कुंडली तो चेंज नहीं होगी, लेकिन यह अंश बढ़ जाएंगे आगे। तो अब आप मेरी तरफ देखें फिर, तो इन अंशों के बढ़ने पर इस व्यक्ति की लगन कुंडली पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लगन कुंडली वही रहेगी, लेकिन फलादेश में तो बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसी फलादेश को सूक्ष्मता से बताने के लिए ही वर्ग कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है। हमारी प्राचीन पुस्तकों में 16 प्रकार की कुंडलियों का उल्लेख ज्यादातर मिलता है, तभी इन्हें षोडश वर्ग कुंडलियां कहा जाता है। परंतु कुछ पुस्तकों में 20 कुंडलियों तक का वर्णन है, 20 वर्ग कुंडलियों तक का। 16 तो ज्यादातर है, लेकिन कहीं कहीं पर 20 वर्ग कुंडलियों का जिक्र है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, मैं अपने साहब को कहूंगा जूम करें। ये देखिए, यह पहली है लगन कुंडली। आपने बेसिक में सीखा कि लगन कुंडली क्या है, इसे D1 भी कहते हैं, अर्थात डिविजनल चार्ट नंबर 1। फिर नेक्स्ट है होरा कुंडली, इसे D2 कहते हैं। फिर है द्रेशकाण कुंडली D3, चतुर्थांश कुंडली D4, पंचमांश कुंडली D5, षष्ठांश कुंडली D6, सप्तांश कुंडली D7, अष्टमांश कुंडली D8। अब इधर आ जाते हैं, नवमांश कुंडली D9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमांश कुंडली D10, एकादशांश कुंडली D11, द्वादशांश कुंडली D12, षोडशांश कुंडली D16, विषांश कुंडली D20, चतुर्विषांश कुंडली D24, सप्तविषांश कुंडली D27, त्रिशांश कुंडली D30। थोड़ा और इधर आते हैं, खवेदांश कुंडली D40, अक्षवेदांश कुंडली D45, षष्ठयांश कुंडली D60। ये हमारी 20 कुंडलियां हैं, टोटल 20। मैं यहां आ जाता हूं, ये टोटल 20 कुंडलियां हैं। लेकिन यहां जो मेन बात है, यहां पर जो मुख्य कुंडलियां हैं, मैं उनके नाम एक बार फिर बोलता हूं आपको, आप देखें। D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12, D16, D20, D24, D27, D30, D40, D45, D60। ये काफी मुख्य कुंडलियां हैं। इनके जो चार्ट्स हैं बड़े आराम से अवेलेबल भी हैं, लेकिन जो कुंडलियां थोड़ी कम प्रयोग होती हैं, इनके चार्ट्स भी अवेलेबल लगभग नहीं हैं। उनका चार्ट्स का अर्थ क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं। वो कौन कौन सी हैं जो ज्यादा मुख्य भी नहीं है और उनके चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, D5, D6, D8 और D11। अब ये जो मैंने आपको कहा कि चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, ये क्या है, ये चार्ट्स क्या है, मैं आपको इसको डिटेल में देने के लिए एक बार फिर कुंडली का एग्जाम्पल दूंगा। जी, यहां देखते हैं, यह एक बच्ची की कुंडली है। 6 जून 2014 और शाम के 4:42 अंबाला में इस बच्ची का जन्म हुआ। यहाँ पर इसकी जन्म कुंडली हमारे सामने आई। ये सभी ग्रहों के जो अंश हैं वो सामने दिए हुए हैं, लगन के अंश भी दिए हुए हैं। लगन कौन सा है? तुला। लगन में उच्च का शनि है। अब यहाँ पर यदि मैं आपको पेज पलट के दिखाता हूँ, देखिए, और पेज पलटते हैं, ये देखिए, ये काफी सारी षोडश वर्ग चार्ट्स माफ कीजिएगा, ये षोडश वर्ग कुंडलियां हमारे सामने आ गई। फिर माफ कीजिएगा, ये मैंने आपको कहा D1, ये देखिए, ये लगन कुंडली है। यहाँ पर हम है D1, ये है होरा D2, और यहाँ पर है द्रेशकाण कुंडली, ये चतुर्थांश कुंडली। ये देखिए सारी ये वर्ग कुंडलियां हैं। आपने यहाँ देखा, मैं फिर पेज पलट रहा हूं, ये देखिए, ये और काफी सारी कुंडलियां हैं। नवमांश जिसका हमने जिक्र किया अभी, इस पेज पर भी आप देखें, ये काफी सारी कुंडलियां हैं। यहाँ पर भी देखते हैं, ये षष्ठयांश कुंडली तक है। ये जो इतनी सारी ये कुंडलियां हैं, हम इनका प्रयोग करेंगे अलग अलग फलादेश के अंदर। तो मैंने आपको यहाँ इन्हीं कुंडलियों के नाम लिए। अब इन कुंडलियों को बनाने के लिए एक चार्ट बनाया जाता है।
चार्ट, प्राचीन पुस्तकों में चार्ट्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 16 कुंडलियों के चार्ट्स तो आसानी से अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी हैं, वर्ग कुंडलियां, जिनके चार्ट्स लगभग कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। जो मिलते हैं उनमें भी शंका है, तो वहां पर हम गणित के सूत्रों से जमा घटाव करके उन चार्ट्स को बनाते हैं। लेकिन वो चार्ट्स इस कंप्यूटर के अंदर फिट होते हैं और कंप्यूटर फटाफट इन कुंडलियों को प्रिंट करके हमें दे देता है। तो हमें ज्यादा तो गणित में नहीं जाना, लेकिन मैं आपको यहाँ नवमांश या द्रेशकांड 1-2 कुंडलियों को बनाकर दिखाता हूं बोर्ड पर कि ये वर्ग कुंडलियां उन चार्ट्स की सहायता से कैसे बनती हैं और वो चार्ट्स कौन कौन से हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं तब तक, ये कुंडलियां किन चीजों के लिए प्रयोग होती हैं। आप देखें चार्ट्स कौन कौन से हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं तब तक, ये कुंडलियां किन चीजों के लिए प्रयोग होती हैं। आप देखें जो लगन कुंडली है ये मुख्य है, इसका प्रयोग हर कार्य के अंदर होगा, हर चीज के लिए। होरा कुंडली का कहा जाता है कि यह कुंडली किसी व्यक्ति की अंतरात्मा को देखने के लिए कि उसकी अंतरात्मा कैसी है या उसके पास धन का क्या इंतजाम रहेगा भविष्य में, इसके लिए प्रयोग होती है। लेकिन मेरे अनुभव में इसके प्रयोग बहुत कम है। हम जबरदस्ती इसको प्रयोग करें तो बहुत कुछ बढ़िया निकलता नहीं है। पुराने विद्वानों ने दी हुई है, हो सकता है इसके कुछ अच्छे प्रयोग हों, लेकिन मेरे अनुभव में इसके प्रयोग बहुत कम है। द्रेशकांड कुंडली यह भाई बहनों के लिए प्रयोग में आती है। भाई बहनों से संबंधित प्रत्येक तरह के फलादेश करने में इसका प्रयोग होगा। आगे जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे इसका प्रयोग वहां भी होगा। चतुर्थांश कुंडली यह हम भाग्य के लिए कि एक व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा, उसके मन की अवस्था कैसी रहेगी, इसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा प्रयोग में आने वाली कुंडली नहीं है। फिर है पंचमांश कुंडली, एक व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है, इसका संबंध, इस कुंडली का संबंध एजुकेशन से, विद्या से नहीं है, उसकी नॉलेज से है, लेकिन इसका प्रयोग भी बहुत कम किया जाता है। षष्ठांश कुंडली, इसका प्रयोग भी बहुत कम किया जाता है। शत्रुओं का विचार करने के लिए इसका प्रयोग वैसे करते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में इसका प्रयोग बहुत कम है। सप्तांश कुंडली काफी इंपॉर्टेंट कुंडली है, इसका प्रयोग संतान से संबंधित प्रत्येक प्रकार के फलादेश करने में किया जाता है। D8 यानी कि अष्टमांश कुंडली, इसका प्रयोग भी बहुत कम किया जाता है। इसका प्रयोग मात्र दुर्घटना के लिए या आयु का विचार करने के लिए ही करते हैं, बहुत कम। हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखिए यह है नवमांश कुंडली, इसका प्रयोग हर जगह होगा। जिस प्रकार लगन कुंडली का प्रयोग होता है उसी प्रकार नवमांश कुंडली का प्रयोग भी होगा, लेकिन इसका प्रयोग लगन कुंडली के बिल्कुल साथ रख के किया जाएगा। वो कैसे करना है हम अभी पढ़ेंगे। आगे है दशमांश कुंडली, करियर से संबंधित प्रत्येक प्रकार के फलादेश में हम दशमांश कुंडली का प्रयोग करेंगे। एकादशांश कुंडली का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, वैसे इच्छा पूर्ति या लाभ के लिए इसका प्रयोग करने की सलाह है, परंतु ये बहुत कम प्रयोग में आती है। आगे है द्वादशांश कुंडली, विदेश के लिए या माता पिता से संबंधित प्रत्येक प्रकार के फलादेश D12 द्वादशांश कुंडली से किए जाएंगे। आगे है द्वादशांश कुंडली, कम किया जाता है, वैसे इच्छा पूर्ति या लाभ के लिए इसका प्रयोग करने की सलाह है, परंतु ये बहुत कम प्रयोग में आती है। आगे है द्वादशांश कुंडली, विदेश के लिए या माता पिता से संबंधित प्रत्येक प्रकार के फलादेश D12 द्वादशांश कुंडली से किए जाएंगे। षोडशांश चक्र यानी कि षोडशांश कुंडली, इस कुंडली का प्रयोग हम वाहन से संबंधित फलादेश करने में करेंगे। विषांश, कोई भी व्यक्ति आपसे धार्मिक बातें करता है, वैसे तो ऐसे लोग कम ही आते हैं जो परमात्मा से संबंधित अपने प्रेम को कुंडली के द्वारा अनुभव करना चाहते हो कि वो आध्यात्मिक तौर पर कहाँ जा सकते हैं, बहुत कम है। लेकिन इस तरह के फलादेश विषांश कुंडली से किए जाते हैं कि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर क्या रहेगा। आगे देखें चतुर्विषांश कुंडली, इस कुंडली का प्रयोग हम एजुकेशन से संबंधित प्रत्येक प्रकार के फलादेश के लिए करेंगे। सप्तविषांश कुंडली, ये शुभ यानी कि शुभ बातों को देखने के लिए इसका प्रयोग करने की सलाह है, पर यह कोई प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं होती। त्रिशांश कुंडली, जीवन में आने वाली हर अशुभता के लिए त्रिशांश कुंडली का प्रयोग करने की सलाह है। ये कुंडली काफी इंपॉर्टेंट कुंडली है, इसका प्रयोग भी हम करेंगे। आगे यहाँ देखते हैं
खवेदांश कुंडली, जिसे D40 कहा गया है, इसका प्रयोग भी जीवन की शुभता को देखने के लिए किया जाने की सलाह है, परंतु इसका प्रयोग लगभग नहीं होता। अक्षवेदांश कुंडली यानी D45, इसका प्रयोग भी कहा जाता है कि हम शुभाशुभ को देखने के लिए करेंगे, परंतु प्रैक्टिकली इस कुंडली का प्रयोग भी नहीं होता। आगे है षष्ठयांश कुंडली D60, इसका प्रयोग भी प्रत्येक कार्य के लिए कहा गया है, परंतु इस कुंडली का प्रयोग भी लगभग नहीं होता। षष्ठांश कुंडली का प्रयोग मात्र एक जगह होगा, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में या कुछ आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अब आप मेरी तरफ फिर देखें, यहां मैंने आपको वर्ग कुंडलियों के विषय में कहा कि वर्ग कुंडलियां होती क्या हैं। इनको बनाना अभी मैंने आपको नहीं सिखाया, इनके प्रयोग करने अभी आपको मैंने नहीं सिखाए, इनके नाम बताए हैं और इनके प्रयोग लगभग कहां कहां होंगे इसके विषय में बताया है। ये भी बताया है कि वर्ग कुंडलियों की आवश्यकता क्यों होती है। अगर आपको यहां तक की चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं तो कृपया वीडियो को आगे मत देखें, इसी को दोबारा देखें। अगर आपको यहां तक अच्छी तरह क्लियर है, मेरी फिर सलाह है इसे दोबारा देखें, और अगर आप कर चुके हैं अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये वर्ग कुंडलियां बनेंगी कैसे। जब आप इनको बनाना सीख जाएंगे हम इनका प्रयोग करना फिर शुरू करेंगे। तो मैं आपको यहाँ सारी कुंडलियां तो बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इसमें हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। मैं आपको यहाँ एक दो कुंडलियां जैसे दृष्टिकांड कुंडली या नवमांश कुंडली एक दो बनाना सिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास लगभग सॉफ्टवेयर में बनी हुई ही आती हैं। आप किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालें तो आपको सारे चार्ट, जैसे मैंने आपको भी इस कुंडली में एक दिखाए कि आपको बहुत सारी जो डिविजनल चार्ट्स है सभी दिख जाएंगे। तो आपने उनको देखकर फलादेश करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो मेरा ये कोर्स है इसका मुख्य उद्देश्य आपको ज्योतिष के सूत्र सिखाना है कि आप किस तरह फलादेश करें। क्योंकि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एक दिन में मान लेते हैं 25 लोगों को अटेंड कर लेता है, तो 25 कुंडलियां वो देखेगा। अगर वो हर कुंडली को हाथ से बनाए तो पूरे दिन में 2-4 से ज्यादा कुंडलियां नहीं देख सकता। तो यहाँ हमने कंप्यूटर से बनी हुई कुंडली के ऊपर फलादेश करना ज्यादा सीखना है। थोड़ा बहुत जो गणित से रिलेटेड काम होगा वो जितना संभव होगा करेंगे, जैसे कि नवमांश या दृष्टिकांड बनाना मैं आपको सिखा देता हूं, आगे हम इसके प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे विडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले एक दृष्टिकांड कुंडली के विषय में बता रहा हूँ। जो हम एग्जाम्पल लेंगे कुंडली का, वो आप उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ एक बार अपने पास रिकॉर्ड के लिए नोट कर लें। ये डेट है 6 जून 2014, शाम के 4:42 अंबाला। ये वही जन्म पत्री है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही आपको दिखाई थी। इस कुंडली को मैंने यहाँ सामने बना लिया है, ये देखिए, यह इस बच्चे की जन्म कुंडली है 6 जून 2014 और शाम के 4:42, स्थान है अंबाला। ये लगन कुंडली है। यहाँ पर लगन और बाकी अन्य ग्रहों के सभी अंश दिए हुए हैं, और यहाँ देखिए ये एक चार्ट है, ये को मैंने यहाँ सामने बना लिया है, ये देखिए, यह इस बच्चे की जन्म कुंडली है 6 जून 2014 और शाम के 4:42, स्थान है अंबाला। ये लगन कुंडली है। यहाँ पर लगन और बाकी अन्य ग्रहों के सभी अंश दिए हुए हैं, और यहाँ देखिए ये एक चार्ट है। ये चार्ट, यह एक दृष्टिकांड चार्ट है। इस चार्ट की सहायता से हम यह वाली कुंडली बनाएंगे जिसको हम दृष्टिकांड कुंडली कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही ग्रह लिख दिए हैं।
अब आप मेरे इस कुंडली की तरफ एक बार देखें। देखिए, यह लगन कुंडली है और इसके एक दो पेज पलटता हूं मैंने ये पेज पलटा, फिर एक और पेज पलटा और फिर एक और पेज पलटा। यहाँ पर ये वर्ग कुंडलियां दी हुई हैं। ये देखिए, ये दृश कांड कुंडली है। मैंने इसको यहाँ पर देखकर पहले ही बना दिया है, लेकिन कंप्यूटर ने इस चार्ट के प्रयोग से इसको बनाया है। तो हम एक बार देखते हैं कि कंप्यूटर ने इसे कैसे बनाया। अगर हाथ से बनाना हो तो आपने कैसे बनाना है। देखिए, तो मैं यहाँ पर था दृशकांड कुंडली पर। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कुछ राशियां और ग्रह लिखे हुए थे। अब मैंने उनको मिटा दिया है। यहाँ पर हमने इस चार्ट की सहायता से इनको लिखना है। वो क्या सूत्र है, क्या तरीका है, देखिए मेरी तरफ। फिर यहाँ आए, इधर यहाँ जो लगन है वो कौन सा है, तुला लगन। तुला लगन, और लगन के अंश हैं 18। तुला लगन है, लगन में तुला राशि है और लगन के अंश हैं 18। अब हम यहाँ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ इस चार्ट में यहाँ ऊपर राशियां लिखी हुई हैं। आपको इन राशियों में तुला राशि दिखेगी, ये रही तुला राशि। और जो 18 अंश हैं वो 0 से 10 के बीच में भी नहीं आते, वो 10 से 20 अंशों के बीच में आते हैं। तो हम यहाँ से इधर गए और यहाँ रुक गए, क्योंकि इसके ऊपर तुला राशि लिखी हुई है 11। तो जहां इन दोनों का मिलान हुआ वहां 11 है, यानी कि कुंभ राशि। तो हम यहाँ पर दृशकांड कुंडली के लगन में 11 लिख देंगे, और 11 लिखते ही बाकी अन्य राशियां हमें अपने आप समझ आ जाएंगे। अभी आपने देखा था, जब मैंने इसको मिटाया उससे पहले आपके सामने यहाँ दृशकांड कुंडली बनी हुई थी। तो आपने देखा था कि यहाँ पर 11 ही लिखा हुआ है। और वो जो मैंने आपको जब मैंने इसको मिटाया उससे पहले आपके सामने राशियों में तुला राशि दिखेगी, ये रही तुला राशि। और जो 18 अंश हैं वो 0 से 10 के बीच में भी नहीं आते, वो 10 से 20 अंशों के बीच में आते हैं। तो हम यहाँ से इधर गए और यहाँ रुक गए, क्योंकि इसके ऊपर तुला राशि लिखी हुई है 11। तो जहां इन दोनों का मिलान हुआ वहां 11 है, यानी कि कुंभ राशि। तो हम यहाँ पर दृशकांड कुंडली के लगन में 11 लिख देंगे, और 11 लिखते ही बाकी अन्य राशियां हमें अपने आप समझ आ जाएंगे। अभी आपने देखा था, जब मैंने इसको मिटाया उससे पहले आपके सामने यहाँ दृशकांड कुंडली बनी हुई थी। तो आपने देखा था कि यहाँ पर 11 ही लिखा हुआ है। और वो जो मैंने आपको पत्री दिखाई कंप्यूटर की, वहां पर भी कुछ इसी तरह की दृशकांड कुंडली आ रही थी। अब हम आगे अन्य ग्रहों को बिठाएंगे, वो देखते हैं। सूर्य यहाँ पर वृष राशि में है और उसके अंश हैं लगभग 21। तो यहाँ पर हम पहले वृष राशि ढूंढते हैं और देखते हैं कि 21 अंश क्या इसके बीच में आते हैं 0 से 10 के, नहीं। 10 से 20 के बीच में नहीं, यहाँ आएंगे 20 से 30 के बीच में। तो हम आगे चलते हैं यहाँ, अर्थात वृष के नीचे हम मिल गए। ये वृष हमने क्यों लिया है, क्योंकि लगन कुंडली में सूर्य वृष राशि पर है। तो जहां पर मकर राशि लिखी होगी हम वहां पर सूर्य को लिख देंगे। आगे चलते हैं। चंद्रमा देखिए 28 अंशों पर है और सिंह राशि में है। तो हम यहाँ पर पहले क्या ढूंढेंगे जी, सिंह राशि। और 28 अंश यहाँ आते हैं, तो हम इसकी सीध में गए और 1 लिखा हुआ है। तो जहां पर 1 लिखा है वहां पर हम चंद्रमा को लिख देंगे। आगे चलते हैं। मंगल 16 अंशों पर मंगल है। तो लगन कुंडली में कन्या राशि में मंगल है 16 अंशों पर। तो पहले हम कन्या राशि ढूंढते हैं और फिर 16 अंशों को हमने देखा यहाँ मकर, यानी कि जहां पर मकर राशि लिखी है वहां पर हम मंगल ग्रह को पेस्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं। बुध ग्रह 9 डिग्री पर है और यहाँ पर राशि कौन सी है, मिथुन, यानी मिथुन राशि में 9 डिग्री पर है। तो मिथुन राशि हमने यहाँ पर ली और 9 डिग्री 0 से 10 के बीच में आ जाएगी, फिर दोबारा से मिथुन। तो यहाँ इस कुंडली में जहां मिथुन राशि है वहां पर हम बुध को लिख लेंगे। आगे चलते हैं। गुरु 27 अंशों पर है और राशि है मिथुन। तो मिथुन राशि यहाँ पर ली हमने और 27 अंश इधर आएंगे 11। जहां पर 11 लिखा है यानी कुंभ राशि लिखी है, हम गुरु को वहां पर पेस्ट कर देंगे। आगे चलते हैं। शुक्र
शुक्र 15 अंशों पर है और यहाँ राशि देखते हैं शुक्र की कहाँ है, मेष राशि। अर्थात इस चार्ट के अनुसार मेष राशि में 15 अंश आते हैं सिंह राशि पर। तो जहां पर सिंह राशि लिखी होगी हम शुक्र को वहां पर लिख देंगे। आगे चलते हैं, शनि 24 अंशों पर शनि है और उसकी जो राशि है वो है तुला। अर्थात तुला राशि पर हम यहाँ पर गए और 24 अंशों को ढूंढेंगे, वो यहाँ आएंगे, इधर मिलान यहाँ हुआ। तो जहां पर भी ये मिथुन राशि आएगी वहां पर हम शनि को लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, राहु 3 डिग्री पर राहु है और उनकी राशि है तुला, यानी कि इस कुंडली में तुला राशि में राहु 3 डिग्री पर है। तो हम सबसे पहले तुला राशि पर गए यहाँ, और हमने देखा कि 3 डिग्री कहाँ आती है, यहाँ, यहाँ या यहाँ, यहाँ पर आएंगे। तो हम फिर गए और तुला राशि, जहां पर भी तुला राशि होगी हम वहां पर राहु को लिख देंगे। केतु भी 3 अंशों पर है और यहाँ लगन कुंडली में मेष राशि पर है। तो जहां पर मेष राशि है हम वहां चलते हैं और फिर 3 अंशों को ढूंढते हैं, वो इधर आएंगे, मेष। तो जहां पर मेष राशि लिखी होगी वहां हम केतु को लिख देंगे। देखिए दोस्तों, ये वही दृश कांड कुंडली हमारे सामने आ गई जैसे मैंने आपको कंप्यूटर से बनी हुई जन्म पत्री में दिखाई थी। आपके सामने ही वहां पहले मैंने लिखा, फिर उसको मिटाया और अभी इस चार्ट की सहायता से इसको फिर दोबारा से वैसे ही भर दिया। इसका क्या प्रयोग है, इसको कैसे हमने रीड करना है, वो भी सभी बाद की बातें हैं। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ग कुंडलियां बनती कैसे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक उदाहरण दृशकांड कुंडली का दिया है। इसी प्रकार मैं आपको एक नवमांश कुंडली का उदाहरण भी दे रहा हूं। आइए हम आगे चलते हैं। ये लगन कुंडली है, यह एक चार्ट है नवमांश कुंडली का, यानी कि इसकी सहायता से हमने नवमांश कुंडली को बनाना है। ये वही कुंडली है जिसका प्रयोग अभी हमने दृशकांड कुंडली के लिए किया था। आइए हम यहाँ फिर चलते हैं। ये हमारे सामने वही बच्ची की कुंडली है और ये उसके अंश दिए हैं ग्रहों के। इस चार्ट का प्रयोग करते हैं। तुला लगन है, लगन के अंश है 18। तुला लगन 18 डिग्री 34 मिनट 45 सेकंड, इसको हमने ऐसे पढ़ना है। अब फिर देखें, तुला लगन है, 18 अंश है। तो आप तुला लगन पर चले, यानी कि ऊपरी राशियां हैं। तुला राशि कहाँ है, ये लाइन है, ये रहा। तो हमने इसके नीचे ही कोई ना कोई एक अंश चुनना है, एक अंक चुनना है। तो हमने तुला राशि ढूंढ ली। तो 18 डिग्री देखते हैं कहाँ आती है। इस लाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां आएगी। अर्थात यहां पर जो आप देख रहे हैं 20 डिग्री लिखा है, इस लाइन में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक की सारी ये लाइन दी हुई है। तो हम इसके अंदर चलते हैं, यहां से चलते रहे और यहां पहुंच गए 12। इसके ऊपर देखें तुला राशि है, तो 12 यानी मीन राशि। हम मीन राशि को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ नवमांश कुंडली के लगन में। और नेचुरल है, उसके बाद हमें इन सभी अंकों को लिखने में सुविधा हो जाएगी। अब फिर यहां चलते हैं। सूर्य ये 21 अंशों पर है और वृष राशि में है। 21 अंश वृष राशि। अब इस चार्ट पर चलते हैं। वृष राशि यहां पर मिली और 21 अंश हमें मिलेंगे यहां पर, इसके अंदर। तो यहां गए 4। तो जहां पर 4 का अंक लिखा है वहां पर हम लिख देंगे सूर्य ग्रह को। ये लीजिए, सारी वर्ग कुंडलियों की विधियां वही हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने जैसे दृशकांड कुंडली बनाई वैसे ही मैं आपके सामने ये नवमांश बना रहा हूं और बाकी सभी ऐसी ही बनती हैं। तो हम सभी बनाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू होना चाहिए कि होती क्या है। आगे चलते हैं। सूर्य आपने देखा, चंद्रमा 28 डिग्री, चंद्रमा सिंह राशि पर है और 28 अंशों पर है। तो हम सिंह राशि ढूंढते हैं, ये रही सिंह राशि की लाइन और 28 अंश यहाँ है। इसकी सीध में चले 9, जहां 9 की राशि लिखी है यानी कि धनु राशि, वहां पर हम चंद्रमा को पेस्ट करेंगे। मंगल 16 डिग्री, कन्या राशि में मंगल है, तो कन्या राशि हमने ये ढूंढी और 16 अंश 16 डिग्री 45 मिनट, यानी कि इसको पार कर गया है, यहां चलना है, यहां। और कन्या राशि, कन्या राशि ये रही जी,
3, जहां पर 3 नंबर मिथुन राशि लिखी है वहां पर हम मंगल को लिख लेंगे। आगे चलते हैं, बुध ग्रह 9 डिग्री और यहाँ मिथुन राशि में है। बुध ग्रह 9 डिग्री मिथुन राशि यह रही और 9 डिग्री यहाँ आएगा 9। तो जहां पर धनु राशि लिखी हुई है वहीं पर हम बुध ग्रह को लिख लेंगे। आगे आते हैं, बृहस्पति 27 अंशों पर है और राशि कौन सी है, देखिए यहाँ पर मिथुन। तो हमने मिथुन को चुना यहाँ पर इस पंक्ति को, और 27 डिग्री वो यहाँ पर आएंगे इससे नीचे। हम चलते ये रहा मिथुन। तो जहां पर मिथुन राशि लिखी है वहीं पर हमें बृहस्पति को लिखना होगा। आगे चलते हैं, शुक्र ग्रह 15 डिग्री 46 मिनट, शुक्र ग्रह 15 डिग्री और राशि कौन सी है, मेष, यानी ये रही मेष राशि। तो 15 अंश कहां पर आएंगे, इसके अंदर। तो हम चलते हैं 5, जहां पर 5 राशि यानी कि सिंह राशि लिखी है वहां पर हम शुक्र को लिख देंगे। आगे चलते हैं, शनि 24 डिग्री और कौन सी राशि में है, तुला। तो ढूंढते हैं तुला राशि कहाँ है, ये रही तुला राशि और 24 डिग्री को ढूंढे, 24 डिग्री को इसके भीतर आ रही है तुला राशि 24 डिग्री। चलते हैं 2, जहां पर वृष राशि लिखी होगी हमें शनि को वहां लिख देना है, ये लिख दिया हमने। और चलते हैं, राहु 3 डिग्री तुला राशि में 3 डिग्री पर है। तो यहां हम पहले तुला राशि ढूंढेंगे फिर 3 डिग्री, थोड़ा और नजदीक जाइए, 3 डिग्री 8 मिनट। तो आप बताएं इसी में देखना है, हमने आगे चलना है, यहीं पर देखना है। चलते हैं जी, तुला राशि ये रहा, जहां पर तुला लिखा है वहीं पर हमें राहु को लिख देना है। केतु की बात करते हैं, 3 डिग्री 8 मिनट, केतु मेष राशि में है, इसी को देखना होगा और इसके भीतर ही आ रहा है। जहां पर मेष है वहीं पर हमें केतु को लिख देना है। तो देखिए सभी ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी नवमांश कुंडली बनकर आ गई। दोस्तों इस लगन कुंडली और इस नवमांश से ही हमने लगभग इस व्यक्ति के कई फलादेश कर देने हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नवमांश कुंडली बनती कैसे है, इसके लिए कौन सा चार्ट चाहिए। मैं आपको एक बार जो कुंडली मेरे पास है उसके दर्शन कराता हूं। यहाँ पर ये इस बच्ची का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दिया हुआ है, यहाँ सारे अंश दिए हुए हैं, ये कुंडली दी है, ये चंद्र कुंडली और यहाँ पर यह नवमांश कुंडली दी हुई है। मैं इस नवमांश कुंडली को जरा इसके साथ रख लेता हूँ, क्या यह वही है? मुझे तो ये बिल्कुल सेम लग रही है, आप लोग भी इसका एक बार ध्यान से देखें, ये वही है। पहले आप इसकी पूरी फोकस ले लीजिए, अब मैं इसको हटा लेता हूं, अब आप इसका पूरा फोकस ले लें। तो मुझे लगता है दोनों नवमांश बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि इस कंप्यूटर ने भी इसी चार्ट का प्रयोग करके इस नवमांश को बनाया है। तो दोस्तों यहाँ इस तरीके से सभी प्रकार की वर्ग कुंडलियां बनती हैं। ये जो चार्ट्स हैं आपको बहुत सारी पुस्तकों में भी मिल जाएंगे, नेट पर आप सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएंगे, और थोड़े से चार्ट्स तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। दोस्तों ये होरा चार्ट है, होरा। इस होरा चार्ट की सहायता से होरा कुंडली बनती है। विधि वही है जो मैंने आपको अभी बताई। अब मैं आपको दृष्टिकांड चार्ट को एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, यह एक दृष्टिकांड चार्ट है, इसकी सहायता से दृष्टिकांड कुंडली अभी हमने बनाई, यही आपने देखा। अब मैं आपको अन्य चार्ट्स भी दिखाऊंगा। अगर आप इन सभी चार्ट्स को उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टिल करके इसे उतार सकते हैं। मैं आपको दूसरे चार्ट्स दिखाता हूँ। ये अब आप लोगों के सामने चतुर्थांश चार्ट है, यानी कि D4। इसकी सहायता से D4 कुंडली बनती है, ये आपके सामने है। अब मैं आपको अगला चार्ट दिखा रहा हूँ, D7। ये देखिए, इसको देखें, यह D7 चार्ट है सप्तांश कुंडली का। इसकी सहायता से सप्तांश कुंडली बनती है। यह एक नवमांश कुंडली का चार्ट है, इसकी सहायता से भी मैंने आपके सामने नवमांश कुंडली को बनाकर दिखाया। यह बहुत फेमस कुंडली है और बहुत बहुमूल्य है। अब आप दशमांश कुंडली का एक चार्ट देखें। ये देखिए, यह एक चार्ट है जिसकी सहायता से हम दशमांश कुंडली को बनाते हैं। दोस्तों ये D12 के लिए, द्वादशांश कुंडली के लिए चार्ट है, इसकी सहायता से द्वादशांश कुंडली बनती है। विधि वही है जो अभी आपने सीखी है। मैं आपको एक और चार्ट देता हूं। अगला है D16। ये देखिए,
यह है D16 का चार्ट। षोडशांश कुंडली के लिए इस चार्ट का प्रयोग होता है। इस चार्ट की सहायता से D16 कुंडली बनती है। यदि आप इसे उतारना चाहते हैं तो वीडियो को स्टिल करके इसको उतार सकते हैं। यह एक विषांश कुंडली है D20। इसकी सहायता से आप, इस चार्ट की सहायता से आप D20 कुंडली को बना सकते हैं, विषांश कुंडली को। बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत बहुमूल्य। उपासना के लिए, आध्यात्मिक उन्नति देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया, वीडियो को स्टिल करके आप इस चार्ट को उतार सकते हैं। अगला चार्ट है D24, चतुर्विषांश। चतुर्विषांश कुंडली के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है, D24 चार्ट। इस चार्ट की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति की D24 कुंडली, चतुर्विषांश कुंडली को बना सकते हैं। यह एक चार्ट है D27, सप्तविषांश कुंडली के लिए इस चार्ट का प्रयोग होता है। इस चार्ट को अगर आप उतारना चाहते हैं तो वीडियो को स्टिल करके इस चार्ट को उतार सकते हैं। यह एक और चार्ट है त्रिशांश कुंडली। इसको D30 के लिए हम प्रयोग करेंगे। यह आप इस चार्ट को देखें, इसके ऊपर 18 आप लिखा देख रहे हैं, उसको ध्यान मत दीजिए, वो पेंसिल से अपनी सुविधा के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो ये त्रिशांश कुंडली है। त्रिशांश कुंडली के लिए चार्ट है D30। इस चार्ट की सहायता से आप त्रिशांश कुंडली बना सकते हैं। ये एक और चार्ट है खवेदांश के लिए, D40 के लिए इस चार्ट का प्रयोग होगा। आप इस चार्ट का प्रयोग करके D40 कुंडली बना सकते हैं, लेकिन इसके प्रयोग बहुत कम है, बहुत ही कम। तो लगभग इसका ज्योतिषी प्रयोग तो नहीं करते, फिर भी आपके रिकॉर्ड के लिए है। एक और चार्ट है ये D45 के लिए, अक्ष खवेदांश के लिए है। आप इसका प्रयोग करके D45 कुंडली बना सकते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग करके आप D60 कुंडली बनाएंगे, षष्ठी अंश कुंडली। यह आधा चार्ट है, आधा आपको मैं एक और दिखा रहा हूं। यह चार्ट D60 के लिए प्रयोग होगा, D60। इसको मैं रख रहा हूं, दूसरा चार्ट दिखा रहा हूं आपको। ये इसका सेकंड पार्ट है। D60 के लिए इसका प्रयोग करके आप कुंडली बना सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको डिविजनल चार्ट्स के बारे में बताया और बेसिक कोर्स आप कर ही चुके हैं, और डिविजनल चार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको क्लियर है। इसकी सहायता से हम कई तरह के फलादेश करना सीखेंगे। लेकिन अभी ज्योतिष पर एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं काफ़ी समय से कहना चाह रहा हूँ, तो पहले उसको क्लियर करते हैं। आपके मन में एक प्रश्न जागृत होना आवश्यक भी है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष पर आक्षेप करने के दृष्टिकोण से कई तरह की बातें करते हैं, और हमारे जो ज्योतिषी हैं इसका जवाब भी कई लोग नहीं दे पाते। वहाँ दुख होता है। जैसे आपसे कोई कह सकता है कि यदि किसी स्त्री के 2 बच्चे पैदा हों और दोनों ही जुड़वा हों, मान लेते हैं 1 जनवरी 2015 को सुबह के 10 बजे एक लेडी के बेबी पैदा हुआ, स्थान है दिल्ली, और उसके 2 या 3 मिनट बाद एक और बेबी उसी लेडी के पैदा हो गया। अब ये जुड़वा बच्चे हैं, तो जो पहला बच्चा है उसको कंप्यूटर या कोई भी ज्योतिषी उसकी कुंडली बनाएगा तो वहां क्या करेगा? देखिए, वहां पर ज्योतिषी जी कहेंगे 1 जनवरी 2015 सुबह के 10 बजे, स्थान है दिल्ली। इस डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से एक कुंडली बनकर सामने आ जाएगी, चाहे कंप्यूटर से निकाली जाए, चाहे हाथ से बनाई जाए। और जो इसका जुड़वा भाई होगा
उसकी आप डेट देखें, 1 जनवरी 2015 सुबह के 10:02 और स्थान है दिल्ली। अब टेक्निकल बात क्या है कि इन दोनों बच्चों की जो जन्म पत्री बनेगी वो बिल्कुल सेम बनेगी, क्योंकि दोनों का डेट टाइम प्लेस बराबर ही है। तो वहां एक पत्री पर जो ग्रहों की स्थिति लिखी होगी, दूसरी पत्री पर भी वही स्थिति लिखी होगी। अब एक बच्चा तो बन रहा होगा आईएएस, ऊंचा अफसर, और जो दूसरा होगा वो चला रहा होगा कोई रिक्शा। ये कैसे संभव है? मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो आईएएस बनेगा वो रिक्शा चलाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि दोनों के जीवन में अंतर कितना है, लेकिन दोनों की पत्रियां तो सेम है। अब ज्योतिषी जी क्या करें? लगभग हमारे अंधविश्वासी लोग ज्योतिष पर जो चलते हैं, ना वो ज्योतिषी से ऐसी बात करते हैं, ना ज्योतिषी जी खुद इस चीज को जानना चाहते हैं कि दोनों की पत्रियां तो सेम होंगी, अब दोनों के फलादेश अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लियरिटी दे देता हूं, ध्यान से समझें। जो ये बड़ा बच्चा है, इसको हम बड़ा बच्चा कहेंगे क्योंकि ये पहले पैदा हुआ है, और ये छोटा बच्चा है क्योंकि ये 2 मिनट बाद पैदा हुआ है। तो जो बड़े बच्चे की जन्म कुंडली होगी, उस जन्म कुंडली में एक D60 निकलेगा, D60, जिसको हम षष्ठयांश कुंडली कहते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो, वही D60, वो D60 चार्ट इस छोटे भाई की लगन कुंडली बन जाएगा। इसके सारे फलादेश उस D60 चार्ट को देखकर किए जाएंगे, और उसी D60 चार्ट से आगे की वर्ग कुंडलियां बनना या दशाएं बनना, वो सब इस बच्चे के लिए बन जाएगा। तो इसकी कुंडली तो हो गई एक, पहली जो मेन कुंडली है जो 10 बजे होगी, और इसकी जो D60 चार्ट होगा वो इस बच्चे की लगन कुंडली बन जाएगा। ध्यान से मेरी बात समझें। अगर कोई मुश्किल लगे, इसी वीडियो को दोबारा देखना शुरू करें, आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। दोबारा देखें। बड़े बच्चे की कुंडली हमारे सामने उसी नियम से बन गई जो बनती है। तो वहां पर जो D60 चार्ट होगा वो इस छोटे बच्चे की लगन कुंडली बन जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब इसमें और आगे चलते हैं। देखिए, यहां 2 मिनट का अंतर है। अगर बाय चांस इस 2 मिनट के अंदर इस बच्चे की लगन कुंडली और इस बच्चे की लगन कुंडली में अंतर आ जाए, यानी कि बाय चांस इस बच्चे के समय पर कुंडली ही बदल जाए, फिर हमें इस बच्चे की D60 कुंडली को इसकी लगन कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस बच्चे की लगन कुंडली और इस बच्चे की लगन कुंडली बिल्कुल सेम है, ऐसी स्थिति में हमें इस बच्चे के D60 चार्ट को इस बच्चे की लगन कुंडली मानना पड़ेगा। एक तो ये बात क्लियर करें। अगली बात, जो इस बच्चे के लगन के अंश होंगे, ग्रहों के सभी अंश होंगे, जैसे सूर्य इतने अंशों पर है, चंद्रमा इतने अंशों पर है, लगन के इतने अंश हैं, वो सारे अंश हम इस बच्चे को दे देंगे। कुंडली तो इस बच्चे को मिलेगी अपने बड़े भाई की D60, और जो अंश होंगे वो लगन कुंडली के इसको मिल जाएंगे, और उन दोनों की सहायता से हम इस बच्चे के लिए आगे की वर्ग कुंडलियों का निर्धारण करेंगे। मुझे लगता है मैं जो सबसे सरल शब्दों के प्रयोग से आपको इस टेक्निकल बात को समझा सकता था वो मैंने समझा दी है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई है, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। आप इसी वीडियो को थोड़ा सा दोबारा पीछे करके देखें, ना आए तब फिर देखें और फिर देखें, 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको उस रहस्य को क्लियर किया कि जब एक ही लेडी के 2 बच्चे पैदा होते हैं और दोनों के जन्म में बहुत कम समय का अंतर होता है, अर्थात पहले बच्चे की लगन कुंडली और दूसरे बच्चे की लगन कुंडली बिल्कुल सेम ही होती है, ऐसे केस में हमें बड़े बच्चे की लगन कुंडली के D60 कुंडली को, षष्ठयांश कुंडली को छोटे बच्चे की लगन कुंडली बना देना चाहिए, और बड़े बच्चे के लगन के सभी अंश या ग्रहों के अंश उसको मिल जाते हैं। यही एक सूत्र है। एक तो मैंने आपसे ये बात क्लियर करनी थी। अब थोड़ा और हम आगे चलते हैं।
मान लेते हैं, नई बात बता रहा हूं, वो मैंने क्लियर की, अब नई बात समझे। जहां पर हमारे ज्योतिषी भाई भी कहीं भ्रमित हैं और जो धार्मिक लोग नहीं हैं या ज्योतिष पर जो लोग विश्वास नहीं करते, वो आपसे ऐसी बातें जरूर पूछ सकते हैं और हमारे ज्योतिषी लगभग निरुत्तर रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या कहना है। आपको क्लियर करता हूं। देखिए, मान लीजिए एक लेडी है ए, दिल्ली में रहती हैं, और एक लेडी है बी, ये भी दिल्ली में रहती हैं। इस लेडी के जो हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत जबरदस्त, और जो ये लेडी हैं इनके हस्बैंड बहुत छोटी मोटी कोई जॉब करते हैं, बहुत हल्की फुल्की नॉर्मल। इस लेडी के एक बच्चा पैदा हुआ 1 जनवरी 2015 सुबह के 10 बजे, स्थान है दिल्ली। और ठीक उसी समय जो ये बी लेडी है उसके भी एक बेबी पैदा हुआ, समय वही है, स्थान है दिल्ली। दोनों बच्चों की कुंडलियां सेम बनेगी। हमारे यहाँ पर कहीं जो केपी सिस्टम या दूसरे स्टेलर सिस्टम ज्योतिष के प्रयोग करते हैं, वो बड़ी ही अजीब सी बातें करना यहाँ शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो ऐसे होगा कि ये दरियागंज में हॉस्पिटल है तो ये शाहदरा में है, तो इसको भी आप जरा और बारीकी से जाएं। यानी कि जिन लोगों को ज्योतिष नहीं आता या जो व्यक्ति बिल्कुल लेमैन है, जो कुंडली दिखाने आया है, उसको और बारीक करने के लिए, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए बहुत बारीक उतरने की कोशिश करते हैं, जबकि इतना अंतर नहीं आता। देखिए, ये बच्चा दिल्ली में न्यू दिल्ली में ही है, लो जी, ये भी न्यू दिल्ली में, या जो व्यक्ति बिल्कुल लेमैन है कि ये दरियागंज में हॉस्पिटल है तो ये शाहदरा में है, तो इसको भी आप जरा और बारीकी से जाएं। यानी कि जिन लोगों को ज्योतिष नहीं आता या जो व्यक्ति बिल्कुल लेमैन है, जो कुंडली दिखाने आया है, उसको और बारीक करने के लिए, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए बहुत बारीक उतरने की कोशिश करते हैं, जबकि इतना अंतर नहीं आता। देखिए, ये बच्चा दिल्ली में न्यू दिल्ली में ही है, लो जी, ये भी न्यू दिल्ली में है, एक ही हॉस्पिटल में है, एक ही हॉस्पिटल, कमरा भी बिल्कुल साथ साथ है। मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं। अब ऐसे केस में ये ए लेडी है, ये बी लेडी, इनके हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, इस डेट पर टाइम पर बेबी हुआ, और बिल्कुल साथ वाले कमरे में इस बी लेडी के भी एक बेबी हो गया। दोनों की कुंडलियां बिल्कुल सेम बनती हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों की कुंडली अगर ज्योतिषी जी के सामने रखी जाए, वो दोनों को एक ही मानेगा, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन में अंतर आ सकता है और आ भी जाता है। अब क्या करें जी, यहाँ क्या उत्तर है इसका? ज्योतिषी लगभग इस बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। क्यों घुमाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो डीप नहीं गए। मैं आपको इसके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए हमें हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो प्राचीन शास्त्र हैं, उसका भी पूरा ध्यान होना चाहिए। हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, हिंदू शास्त्र, वो बड़ी गहरी बात करते हैं, हमें उस पर पूरा ध्यान देना होगा। प्रभु के आशीर्वाद से मैंने कईयों का अध्ययन किया है और 2-3 चीजें आपके सामने बहुत शॉर्ट में रखूंगा। हमारे यहाँ पर कर्म शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म शास्त्र, जो हमारा ये ज्योतिष है, यह है बेसिकली भाग्य शास्त्र है। और मैं आपसे क्या बात कह रहा हूं? कर्म, कर्म प्रधान। हमारे गुरु नानक साहब ने कहा, प्रभु का नाम लेकर कर्म करो, राम का नाम लेकर कर्म करो। तो ये कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग कुछ ज्योतिषी या लगभग लोग क्या मानते हैं कि एक जन्म कुंडली के अंदर भविष्य लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि कल क्या होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जन्म कुंडली में भविष्य नहीं लिखा हुआ। इस कुंडली में क्या लिखा हुआ है जी? इसमें लिखा हुआ है भाग्य। भाग्य क्या होता है? मैं फिर कह रहा हूं, भाग्य क्या है? भाग्य और भविष्य में अंतर है। लोग दोनों को एक साथ मिलाकर या गड़बड़ा कर चलते हैं। भाग्य क्या है? भाग्य होता है जो हम पिछले जन्मों में करके लेके आए हैं, जो हमने किया, उसका संचित जो पुण्य है वो क्या होगा? हमारा भाग्य। भाग्य क्या है? हमें कैसे कैसे मौके मिलते हैं, वो हमारा भाग्य है। जैसे
आप एक कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज खरीद कर लाए, उसके साथ एक बुकलेट आती है, उसमें लिखा होता है कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। आप क्या क्या करेंगे वो हमारे हाथ में है। आप नया मोबाइल खरीद कर लाए, उसके साथ एक बुकलेट है हाउ टू यूज, उसमें लिखा होता है कि इससे आप ये कर सकते हैं। हम चाहे वैसा कर लें या उस मोबाइल को दीवार में देके मारें, वो हमारे हाथ में है। तो जो हम अपने भाग्य में लाए हैं वो हमारी जन्म पत्रिका है। जन्म पत्री में जो वो चार्ट बना होता है, कुंडलियां, ग्रह, ये क्या है? हमारा भाग्य। ये भविष्य नहीं है। भविष्य कौन निर्धारण करता है? हम खुद। हमारा जो पुरुषार्थ है, जो हमारा कर्म है, वो भविष्य निर्धारण करता है। देखिए, दो चाबियां होती हैं, एक चाबी है भाग्य की और एक चाबी है कर्म की। जब ये दोनों चाबियां एक ताले में लगती हैं तो क्या होगा? तो हमारा ताला खुल जाएगा और हम उन्नति की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने पपीते के पेड़ लगाने का प्लान किया। उसने कहा कि मैं क्या सफल हो सकता हूं या नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने अपनी कुंडली देखी और सोचा कि सब ठीक है, यस, ग्रह ठीक है, मान लेते हैं उसके ग्रह ठीक है। अर्थात भाग्य ने चाबी पूरी फिट की हुई है, पूरी चाबी लग रही है ताले में, लेकिन जो कर्म की चाबी है वो ठीक नहीं लगा रहा। वो बीज गलत ले आता है या हल्के ले आता है या प्रॉपर जानकारी नहीं रखता या ऐसे समय पर बीज को बो देता है जब वो सीजन नहीं है, तो चाबी गलत हो गई ना जी। वो ताला नहीं खुलेगा, वो ताला नहीं खुलेगा। वो ताला कब खुलता है? जब हम भाग्य की चाबी और कर्म की चाबी दोनों लगा देते हैं। मैं इस समय ये जो कोर्स बना रहा हूं, तो मैंने क्या देखा? मैंने इस समय अपने कुंडली को देखा, अपने भाग्य को देखा कि क्या मैं इस कोर्स को बनाने के लिए सही समय पर हूं। मैंने कहा यस। अब मैंने अपने कर्म को करना है और मैंने उसको चेक किया कि मैं पूरी मेहनत से करूंगा और उस कोर्स को बना लूंगा। तो दोनों चाबियां लगती हैं। हमारे ज्योतिषी कहाँ गड़बड़ करते हैं? ज्योतिषी भी और लोग भी, वो कहाँ गड़बड़ करते हैं? वो सिर्फ जन्म पत्री पर ही निर्भर हो जाते हैं और कर्म नहीं करते। कभी उनके ताले नहीं खुलते। आपने क्या ध्यान देना है? कर्म भी होना चाहिए और भाग्य में भी लिखा होना चाहिए। मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपने ऐसी बातें कभी सुनी ना हो या ध्यान ना दी हो, बड़ी सरल हैं। और हो सकता है ये भी कि आप मुझे कहें कि इसको बड़ा पता है, ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी थ्योरी है। हर व्यक्ति ने जिस परिवेश में वो पैदा हुआ है वहां कुछ ना कुछ उसको माता पिता से, आस पड़ोस से सुनने को मिलता है। एक से एक बातें सुनने को मिलती हैं कि ज्योतिषी बड़े अकलमंद हैं, अकलमंद होते अपना ही कर लें वगैरह वगैरह, या ज्योतिषी अपना उपाय करके खुद ये कर लें। तो व्यक्ति का जो मैकेनिज्म है यहाँ का, वो बिगड़ा हुआ होता है, वो सुधरा हुआ नहीं होता। तो तर्क ज्यादा करता है, बुद्धि से कम काम लेता है। तो मैं आपको थोड़ी सी बातें ऐसी क्लियर करूंगा। हमने लोगों से उलझना नहीं है, जो समझना चाहे उसे समझाना है, नहीं तो किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, मैंने आपको कहा, अभी इस एग्जाम्पल पर आते हैं। मैं आपको क्या कह रहा था? कर्म और भाग्य दो चीजें हैं। तो यहां पर इस व्यक्ति ने, इस लेडी ने जो बेबी को पैदा किया और इस लेडी ने जो बेबी को पैदा किया, दोनों की कुंडलियां सेम हैं, लेकिन हो सकता है ये ऑफिसर बन जाए, ये ना बने, या ये ऑफिसर बन जाए, ये ना बने, कुछ भी हो सकता है। ज्योतिषी कैसे डिफरेंस करेंगे, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको लेके चल रहा था कर्म और भाग्य पर। हमारी जन्म कुंडली एक भाग्य को दर्शाती है कि इसमें भाग्य लिखा हुआ है, क्या क्या मौके आएंगे। और हमारा जो कर्म है वो हस्तक्षेप करता है भविष्य को। अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी हो, जिसमें 18 हमारे अध्याय हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, कथा की बात नहीं कर रहा जहां पर काफी सारी कथाएं हैं भगवान कृष्ण की। मैं बात कर रहा हूं आपसे उस भागवत गीता की जहां पर 18 अध्याय हैं, जो कि गीता जी के नाम से मशहूर है और लगभग लोग जिसका नित्य पाठ भी करते हैं। उस गीता जी के, थोड़ा सा इसको जूम करें प्लीज, 18वें अध्याय में, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ये वाला एक श्लोक है। यह 13 नंबर का श्लोक है, इसके साथ में आप देखें लिखा हुआ है। और एक ये दूसरा श्लोक है, यह 14वां नंबर श्लोक है।
आप किसी भी भागवत गीता में इन दोनों श्लोकों को देख सकते हैं। भगवान कृष्ण ने 5100 साल पहले, या आप कहें महर्षि वेद व्यास ने 5100 साल पहले इन श्लोकों को लिख दिया था। ये नीचे इसका अनुवाद भी है। इस अनुवाद को गोरखपुर की भागवत गीता जो है वहां से मैंने उठाया है और बहुत बढ़िया श्लोक है। इन श्लोकों के विषय में मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा, मैं इसको पढ़ देता हूं। संस्कृत में है, उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरी संस्कृत तो जैसी भी हो आप लोग भी शायद ना समझ पाए। मैं आपको श्लोक का हिंदी में तर्जुमा करता हूं। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। यह कौन कह रहा है? इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात जितने भी प्रकार के कर्म किए जाते हैं, कर्म करना क्या है? जैसे मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक कर्म कर रहा हूं। हमारे रणदीप जी मेरी फोटो बना रहे हैं, ये भी एक कर्म कर रहे हैं। 2-4 लोग बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कर्म कर रहे हैं, एक्शन। तो ये जो भी कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है उसके 5 कारण होते हैं। 5 कारण क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? उन्हीं की भाषा में बोलता हूं। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, तो उनसे मेरे से, उनके विषय में मेरे से भली प्रकार से जान। सांख्य शास्त्र क्या है? यानी कि लगभग शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में 5000 साल से भी पहले की जो लेखनी है उसमें ये 5 कारण बताए गए हैं किसी भी कर्म को करने के लिए। वो आगे क्या कहते हैं? बहुत मजेदार श्लोक है, देखिए। वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस विषय में आधार, कर्ता, न्यारे न्यारे करण, नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। मैं इसको बोर्ड पर लिखता हूं, आपको क्लियर होगा। ये मैंने आपको समझाना है, याद रखें। उन्होंने कहा 5 कारण हैं। एक है आधार, कर्ता, क्रिया, और कौन सा है जी? चेष्टा, मैं गलत लिख रहा हूं। आधार, कर्ता, करण, क्रिया, दैव। जी बिल्कुल, मैं फिर पढ़ रहा हूं। इस विषय में आधार, न्यारे कर्ता, न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की चेष्टाएं और वैसे ही आखिरी है दैव। यह 5 कारण है। दोस्तों, आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए यह 5 कारण जिम्मेदार होंगे। अगर इनमें कोई भी एक टूट जाए, यानी कि लय ना दे, तो क्या होगा? हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखते हैं। आधार, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं। आधार, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने शादी करनी है, विवाह। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें शायद हमारे ज्योतिष से संबंधित भी हैं या नहीं। जी बिल्कुल है, तभी मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं आपको कभी भी ये ना पढ़ाता। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं शादी करने का। एक व्यक्ति विवाह करना चाहता है, उसके विवाह के लिए लड़की देखी जा रही है। तो पहला कारण क्या होगा उसके विवाह का? आधार। भाई वो क्यों शादी करना चाहता है? कोई आधार तो होगा उसका। अब मान लीजिए किसी का आधार ही ना हो किसी काम को करने का, तो वो काम करेगा क्या? कभी कभी भी नहीं करेगा। तो पहला कारण क्या है जी? आवश्यकता या आधार। तो आधार होना किसी भी कार्य के लिए आवश्यक है। फिर अगला है कर्ता। भाई व्यक्ति भी तो हो। अब जो करता है वो होना भी तो चाहिए, तभी तो कुछ होगा। तो वो ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? 2 चीजें हुई। फिर है करण, यानी कि समाज में उसके लिए लड़की भी होनी चाहिए,
तभी तो वो विवाह करेगा। अगर लड़की ना हुई तो विवाह कहां से करेगा? किससे करेगा जी? मेरे से करेगा या आपसे करेगा? नहीं, उसका एक कारण अर्थात एक माध्यम होना चाहिए। फिर है क्रिया, उसको करना है। जब तक वो करेगा नहीं तो कोई काम होगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना जी दैव, इसको कहते हैं हम भाग्य। भाग्य यही जन्म कुंडली है। अगर किसी के भाग में जन्म कुंडली में लिखा होगा विवाह कराना, तभी ये पांचों चीजें क्लिक होंगी और विवाह हो जाएगा। अगर इसमें से आप एक भी मिस कर दें, मैं चलो जन्म कुंडली में लिख देता हूं कि अभी उसका समय नहीं आया, वो चारों की चारों चीजें लेकर बैठा हुआ है, उसकी आवश्यकता भी है, वो खुद भी एफर्ट कर रहा है, करता भी है, लड़की भी उपलब्ध है कहीं समाज में, और वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके भाग में नहीं है, विवाह नहीं होगा। आगे देखते हैं, लड़की नहीं है जी, कोई काम नहीं होगा। चलो मैं इसको भी लिख देता हूं, करता ही नहीं है, नहीं होगा। अर्थात इन पांचों में से जब पांचों चीजें क्लिक करती हैं तो कोई भी व्यक्ति का काम होता है। तो ये भागवत गीता के 18वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। जो हमारा ज्योतिष है वो क्या है? ये दैव। अब यहां ज्योतिषी के साथ लगभग गड़बड़ क्या होती है? देखिए, मान लीजिए ज्योतिषी जी ने कुंडली देखकर कहा कि हाँ जी, आपका समय अब बहुत बढ़िया आ रहा है, आप खूब पैसे कमाओगे। और जो ये व्यक्ति है ये कहता है जी मुझे पैसे की क्या जरूरत है, पैसा कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा सोचता है। और ये कोई क्रिया भी नहीं करता पैसा कमाने के लिए, कुछ भी नहीं करता। अगले साल ये फिर ज्योतिषी के पास आता है कि ज्योतिषी जी आपने तो कहा था कि मैं 2015 के अंदर बहुत पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैंने तो कमाई नहीं। अब ज्योतिषी जी क्या सोचते हैं कि कुंडली में कहाँ कमी रह गई? वो कुंडली में कोई कमी नहीं है, ना ज्योतिष में कमी है। वो कमी किस में है? इस व्यक्ति खुद में है, क्योंकि इसने ना तो प्रयास किए तो धन कहां से आता। तो मैं आपको फिर इस उदाहरण पर लेकर चलता हूं, यहां आ जाइए। ये जो है ए लेडी, इसका बिजनेस है, इसके हस्बैंड का, ये बच्चा हुआ, इसकी जॉब है हस्बैंड की, ये बेबी हुआ। इन दोनों बच्चों की कुंडलियां एक ही होंगी। ज्योतिषी दोनों पर एक ही समय पर उठान की घोषणा करेगा और एक ही समय पर गिरने की घोषणा करेगा। दोनों बच्चों के साथ जो फलादेश होंगे लगभग सेम होंगे, लेकिन उन फलादेशों का जो की मात्रा है वो कम ज्यादा ये बच्चे खुद करेंगे। कैसे? ज्योतिषी जी ने कहा विदेश के योग हैं, विदेश जाएगा बच्चा। अब ये कहेंगे जी विदेश कहां से जाएं, हमारे तो घर में रोटी खाने के लाले, बच्चे को कहां से पढ़ाएं, 25 लाख रुपया कहां से लाएं विदेश भेजने के लिए, इसको तो सरकारी स्कूल में डाल देंगे। इस बच्चे की कुंडली में भी विदेश के योग हैं और इसमें भी है। ये बच्चा विदेश जा सकता है, इसकी फैमिली कह रही है 25 लाख हम कल लगा देंगे, और ये कहेंगे जी हमें तो 25 तक गिनती भी नहीं आती। अब क्या होगा? ये विदेश पलेगा और ये दिल्ली की किसी गली में पलेगा। दोनों में यही अंतर हो गया, कुंडलियां बराबर हैं। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग कहीं किसी कुंडली को देखकर सिर्फ योगों में ही फंसे मत रहिएगा। आपने आसपास की स्थितियों का भी जायजा लेना है। जो सबसे अच्छे हमारे ज्योतिषी हुए हैं उनका नाम है वराह मिहिर। आज से लगभग 2000 साल पहले विक्रमादित्य के समय पर बड़े अच्छे ज्योतिषी रहे हैं। उन्होंने कहा ज्योतिषी सिर्फ कुंडली देखने तक सीमित नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ कुंडली के इस भाग में योगों को देखे और घोषणा करे। वो मूर्ख है, वो ज्योतिषी नहीं है, वो मूर्ख है। असली ज्योतिषी कौन है? जो उस बक्से को भी देखता है, ग्रहों को देखता है और काल देश पात्र का अच्छी तरह से जानकार है। काल, देश और पात्र का, यानी कि कौन सा फलादेश किस समय पर करना है, किसको करना है और किस स्थिति पर करना है, जानकार होना चाहिए हर विषय का। नहीं तो ज्योतिषी खुद ही गच्चा खा जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे से ही कोई गलती रह गई, वो गड़बड़ा जाते हैं। ऐसा नहीं करना। तो आपने योगों के साथ साथ काल, देश, पात्र की स्थितियों का भी जायजा लेना है। उदाहरण आपको अपना एक छोटा सा दे देता हूं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि वो, देखिए उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हैं, ये हम हर एक को नहीं दे सकते।
चतुराई। उसने मुझे फोन किया कि मैं आपको कुंडली दिखाने के लिए आना चाहता हूं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कल सुबह 11 बजे आ जाइए। तो उसने कहा जी नहीं, मैं 11 बजे नहीं आ सकता, मैं शाम को 6 बजे आ सकता हूं, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे अपनी जॉब में होता हूं। मैंने कहा ठीक है, आप कल शाम 6 बजे आ जाइए। मेरे पास क्या तैयार हो गया? काल देश पात्र, यानी कि मैंने उसके पीछे क्या लगा दिया जी? सीबीआई। उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने उसके पीछे सीबीआई लगा दी। कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। उसको नहीं पता कि वो मुझे एक अपनी सूचना दे गया है कि वो जॉब करता है, उसको नहीं पता लगा। दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ये जो वीडियोस मैंने बनाए इसमें आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो, या आपके मन में कोई शंका हो कि ये वाली बात तो अभी इसमें नहीं बताई गई है, या आपको लगता हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ और बताया है, ये कुछ और बताया है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने इन वीडियोस को दोबारा अच्छी तरह देखना है ताकि शंका इसी में कंप्लीट हो जाए। यदि कोई और बात भी आ रही हो तो एकदम जल्दी ना करते हुए कि आप हमें एकदम व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, आप आगे आगे वीडियोस देखते चले जाइए, क्योंकि कई चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को जब शुरू करते हैं तो वही चीज हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन वो पैटर्न जब बढ़ता चला जाता है हमें चीजें एकदम समझ आने लग जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा वेट करते रहें, जो भी चीज आगे आपको मुश्किल लगे देखते रहिए, अपने आप चीजें सॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद। कुंडली का जो मैं मूल्यांकन करूंगा वो किस बात को ध्यान में रखकर करूंगा कि यह पर्सन जॉब कर रहा है, इस व्यक्ति का पहरावा, इस व्यक्ति की सोच, इस व्यक्ति की बातचीत, इस व्यक्ति को देखें किस व्हीकल से आया है, इस व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ बता देती है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ये मेरे सूत्र नहीं है, ये आचार्य वराह मिहिर के सूत्र हैं। वो यही कहते थे कि एक ज्योतिषी को चतुर होना चाहिए, उसकी सूंघने की शक्ति तेज होनी चाहिए। सूंघता कौन है? डॉग, कुत्ता। और सूंघता कौन है? राहु। राहु का संबंध कुत्ते से है और राहु का संबंध शोध से है, राहु का संबंध ज्योतिष से है। जितनी भी गहराई वाली चीजें होंगी उसका संबंध राहु से है। मेरी अपनी राहु की महादशा है, मैं राहु के समय बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। तो देखिए, सीबीआई, मैंने उसके ऊपर सीबीआई लगाई। अब वो जब 6 बजे आया तो मैंने उसके पहरावे से देखा कि उसका पहरावा मेरी तरह बड़ा साधारण था। तो मैं समझ गया कि ये आम फैमिलीज में से है, जॉब करता है। तो मैंने उसकी कुंडली देखते देखते 1-2 बातें कही कि आपके फादर साहब क्या करते हैं? तो उसने कहा जी वो भी जॉब करते हैं। उसकी जो भाषा थी, जॉब, अगर आप किसी पढ़े लिखे से इंग्लिश स्पीकिंग से वर्ड सुने जॉब, तो वो एक तरीके से बोलेगा जॉब, प्रोनाउंसिएशन। और अगर एक बोले जॉब करते हैं जी, देसी, तो आप पहचान लेंगे कि इस व्यक्ति की परवरिश साधारण उसमें हुई है। बड़े आइडियाज लगते हैं जी छोटे छोटे। अभी मैं कुंडली नहीं देख रहा, सिर्फ बता रहा हूं कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो यहीं से मैंने उसको पकड़ा और उसकी कुंडली को चेक किया, इन सब बातों को बेस बनाकर, और फलादेश कर दिया। तो ध्यान रखें, दोनों की कुंडलियां इन बच्चों की सेम हैं। ज्योतिषी को नहीं पता कि ये किस फैमिली से आया है, तो ये जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी ये ज्योतिषी को एजुकेट करती है। तो आपने यहाँ पर कुंडली के साथ साथ बाकी चीजें भी करनी है जो चतुराइयां हैं। तो खैर मैं आपको फिर यही लेकर आता हूं। इस बच्चे का जीवन किसी और स्तर पर जा सकता है और इसका जीवन किसी और स्तर पर जा सकता है। उसका कारण क्या है? ये 4 चीजें। ये 4 चीजें कौन कौन सी 4 है जी? आधार, कर्ता, करण और क्रिया। हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उसमें कहा गया है जो मनुष्य है यह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो हम मंदिर गुरुद्वारे में अपने मत्थे को टेक दें वहां, या इस सिर को दीवार में मारें, हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें। कुंडली में नहीं लिखा होता, कल क्या होगा कुंडली में नहीं लिखा, क्या हो सकता है यह कुंडली में लिखा हुआ है। तो
तो ये आपने ध्यान देना है, जन्म कुंडली में मात्र भाग्य लिखा है, भविष्य नहीं। इन दोनों का भाग्य बच्चों का सेम कुंडली होने पर भी अलग अलग हो सकता है। उसका कारण हम लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाला कर्म है। ये बच्चा चाहे तो विदेश जा सकता है, ये चाहे ये भी जा सकता है, लेकिन इसकी आर्थिक स्थितियां ही नहीं है तो कहां से जाएगा? इसकी है चला जाएगा। और दोनों की कुंडली में भी योग है। देखते हैं, इस सूत्र को लगाते हैं विदेश के लिए, दोनों बच्चों पर लगाते हैं। इसकी बात करते हैं। ये विदेश जाना चाहता है पढ़ने के लिए, आधार अच्छा है, यस। ये बच्चा भी जाना चाहता है, बच्चा भी अवेलेबल है, माध्यम भी है जी। माध्यम क्या है? पैसा है, इसके पास पैसा, ये कार्य करेगा विदेश जाने के लिए, एफर्ट कर रहा है, इसके भाग में भी लिखा हुआ है। अब उस बच्चे पर इस सूत्र लगाते हैं। वो जाना चाहता है पढ़ने के लिए, बच्चा भी है, कारण यानी माध्यम पैसा वो नहीं है, क्रिया वो कोशिश भी करता है, उसके भाग्य में भी लिखा है। क्या वो विदेश जा पाएगा? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि करण नाम का जो एक ही तत्व है मिसिंग है। वो जो आज से 5100 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में जो ये सूत्र लिखा है, ये इसके साथ मिल नहीं रहा, सेटिंग नहीं बन रही इसकी। और कुंडली में जितने मर्जी योग हो, ज्योतिषी जी फलादेश करते रह जाते हैं कि ये तो जाएगा जी, समय चल रहा है, उपाय करो। वो कहता हम तो गए नहीं। भाई जाओगे कहां से? पैसे भी तो चाहिए, योग क्या करेगा? इसी कारण ज्योतिषी के फलादेश भी कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो खैर, मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे लगता है आप क्लियर कर चुके होंगे कि दोनों बच्चों की जन्म कुंडलियां एक होने पर भी दोनों कोई कहीं और कोई कहीं इसी कारण से पहुंच जाता है, क्योंकि ये 5 तत्व अलग अलग हैं दोनों के लिए, और काल देश पात्र दोनों के अलग अलग हैं, और हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो ये मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, इस चीज को कहीं तो बहुत वैल्यू रखते हैं और कईयों के समझ ही नहीं आता, ज्योतिषियों को भी समझ नहीं आता। उनको लगता है सबसे बेकार चैप्टर है, लेकिन विश्वास करें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको चाहे सूत्र आए ना आए, इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। इसी में एक और चीज आपको बताता हूं, मैं आपको आगे बताता हूं। 2 चीजें हैं, कर्म और घटना। ज्योतिष में हम लोग एक सीमित दायरे में ही काम करेंगे। आपने देखा होगा, कुछ लोग पूछते हैं ज्योतिषी के पास जाके, बताओ जी कि कल क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? और ज्योतिषी फटाफट कुंडली देखता है। मूर्ख ज्योतिषी है वो। मुझे कहते हुए थोड़े सख्त शब्द का प्रयोग करते हुए हिचक भी है, गुस्सा भी है और अफसोस भी है कि ज्योतिषी ज्योतिष तो सीख लेते हैं, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर हैं ज्योतिष के, उनको भी नहीं जानते। बड़ा दुखद है। ज्योतिषी को पता होना चाहिए कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है, वो कितनी सीमा के अंदर ही अपनी बात कह सकता है। जैसे उदाहरण, क्या आपने देखा कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आप एक डॉक्टर के पास चले जाएं कि डॉक्टर साहब इसके जरा देखिए इंजन में से आवाज आ रही है, अब जाएंगे डॉक्टर के पास? नहीं, आप मैकेनिक के पास जाएंगे जो कार को रिपेयर करता है। तो ज्योतिषी भी एक सीमित दायरे में ही काम कर सकता है, हम उससे असीमित कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप किसी ज्योतिषी से पूछें कि बताइए कि क्या कल मैं दिल्ली जाऊंगा, या बताएं मेरे मन में क्या चल रहा है, तो ये ज्योतिषी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ज्योतिषी एक ज्योतिषाचार्य है। ये जो प्रश्न है, ये अंतर्यामी से यानी कि अंदर की बात जानने वाले से करना चाहिए, या फिर जो भविष्य वक्ता है, जो भविष्य को जानता है, हमें उससे करना चाहिए कि कल क्या हो सकता है। ज्योतिषी एक अलग शब्द है और भविष्य वक्ता एक अलग शब्द है। जो ज्योतिषी खुद को भविष्य वक्ता समझते हैं वो भी मूर्ख हैं। ज्योतिषी कौन है? ज्योतिषी बेसिकली एक भाग्य वक्ता है, जो सिर्फ भाग्य पढ़ सकता है और उससे अंदाजा लगा सकता है कल क्या हो सकता है। कल क्या होगा ये उसकी सीमाओं से बाहर की बात है। बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं, और ये सिर्फ मेरे अनुभव से या मेरे विचार नहीं है, ये ज्योतिष के नियम हैं। इस तरह की बात आपको कम ही ज्योतिषियों से सुनने को मिलेगी, कम ही किताबों में मिलेगी, और वे सच्चाई है। ज्योतिषी को कल क्या होगा इसका पता नहीं होता। ज्योतिषी को सिर्फ भाग्य का पता होता है कि भाग्य में क्या लिखा है
और कल क्या हो सकता है, कल क्या होगा ये कौन बताएगा? भविष्यवक्ता। जैसे आप किसी अच्छे पहुंचे हुए संत से मिलें, जो वाकई में संत हो, आजकल के चोर बाजारी वाले नहीं, प्रॉपर संत हो, जो आपको कम ही मिलेंगे, वैसे उनसे आप बात करें, वो आपको एकदम कहेंगे कल ये होगा और वही होगा। वो सबसे बड़े ज्योतिषी हैं। वैसे ये शब्द गलत प्रयोग कर रहा हूं कि वो सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, वो तो भविष्यवक्ता हैं। और देखें, कई लोग ज्योतिषियों पर आक्षेप करते हैं, बताओ मैं क्या खा के आया हूं या मेरे मन में क्या चल रहा है। ये उसका कार्य क्षेत्र नहीं है। यह किसका कार्य क्षेत्र है? अंतर्यामी का, जो अंदर की बात जानता है। तो ज्योतिषी इनमें से कोई नहीं है। ज्योतिषी को अपना दायरा पता होना चाहिए कि वो किस दायरे में काम करेगा। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि बताइए मेरे कितने बच्चे होंगे। मैंने इसका जो उत्तर दिया, रोकता हूं, आप इस प्रश्न को किसी ज्योतिषी से पूछें कि बताइए मेरे कितने बच्चे होंगे। वो फटाफट कुंडली देखनी शुरू कर देता है, फिर टुल्ले लगाता है, 2 होंगे जी। भाई आज से 200 साल पहले आप किसी को कहें कि 2 बच्चे होंगे, वो तो सिर पीट लेगा। तब तो 20-20 बच्चे होते थे जी। तो ध्यान रखना है, ज्योतिषी को ऐसी बातों में नहीं जाना, क्योंकि यह उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। मुझसे जब कोई पूछे कि बताइए मेरे कितने बच्चे होंगे, तो मुझे पता है ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, तो मैं उसको सजा हुआ उत्तर देता हूं, जितने आप चाहें। उसको समझ नहीं आती, जैसे आपको मेरी बात समझ एकदम नहीं आएगी। समझे, एक होता है कर्म और एक होती है घटना। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात कर्म के दायरे में आती है और कौन सी बात घटना के दायरे में आती है, पता होना चाहिए। जैसे अब किसी के बच्चा हो गया, क्या ये घटना है या उसने सोच समझ के बेबी पैदा किया है? आप बताइए। उसने सोच समझकर बच्चा पैदा किया है, तो ये क्या है? ये कर्म है या घटना? कर्म। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या यह घटना है, ये कर्म है? कर्म है, ये घटना नहीं है। घटना क्या है कि आप यदि मोबाइल पर देख रहे हो या कंप्यूटर पर देख रहे हो, एकदम बंद हो जाए, ये क्या है? घटना, ये कर्म नहीं है। इसको और समझे, एक व्यक्ति मजे से गाड़ी पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, या वो घटना है? कर्म है। और चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो गया, एकदम हो गया, वो एक्सीडेंट कर्म है या घटना है? वो घटना है। तो आपको पहले हर विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कर्म क्या है और घटना क्या है। अब इसको समझें, ज्योतिषी कभी भी कर्म के विषय में कोई फलादेश कर ही नहीं सकता। ये ज्योतिषी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ज्योतिषी क्या फलादेश कर सकता है? मात्र घटनाओं का, कि ये हो सकता है, लग रहा है जी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब कोई आपको कहे कि बताइए कि क्या अगले साल मुझे संतान प्राप्त होगी, ये कर्म है या घटना है? तो कर्म में आता है, घटना नहीं है। अब कर्म को भी रीड करने का एक तरीका, वो भागवत गीता का 18वां अध्याय है, मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं जी। देखें, कर्ता, क्रिया, आधार, करण और दैव, वही 5। तो इसने क्या पूछा कि क्या अगले साल मुझे बेबी हो जाएगा पैदा? कर्ता व्यक्ति है जी, इसकी वाइफ भी है। क्रिया कोशिश भी करेगा, आधार परिवार बढ़ाना, करण वाइफ, और दैव भाग्य, यानी जन्म कुंडली में भी लिखा हुआ है। तो अगले साल बेबी क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। भाग में भी लिखा है, लेकिन ये व्यक्ति क्रिया ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता, तो बेबी कहां से होगा जी? कोई मदर मैरी थोड़ी पैदा होनी है, या जीसस क्राइस्ट थोड़ी पैदा होने हैं, ऐसा नहीं होता। तो आपने ध्यान देना है, जो कर्म है ये कई बार ज्योतिषी के कहे हुए फलादेश को गड़बड़ा देते हैं। कर्म, क्योंकि कर्म व्यक्ति क्या करेगा हमें नहीं पता, ज्योतिषी को नहीं पता, तो वहां पर कई बार फलादेश भी इसी कारण से गलत हो जाते हैं।
तो मैं आपको फिर दोबारा से लेकर चलता हूं कर्म और घटना पर। ध्यान रखिए, नहीं तो ये चीजें आपके फलादेश को अमूमन गलत कर देंगे। मैं जो आपको सूत्र पढ़ाऊंगा या बहुत ज्योतिषियों ने जो बड़े अच्छे सूत्र, बहुमूल्य सूत्र दिए हुए हैं, आपको लग सकता है भाई ये सूत्र तो जम नहीं रहा कहीं, उसके कारण कई हो सकते हैं। उनमें से एक कारण ये वाला भी है, कर्म और घटना। और जो मैंने आपको पहले वाली बातें कही कि काल, देश, पात्र और व्यक्ति कई बार करते ही नहीं जी कोशिश। जैसे अभी ताजा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति की बड़ी अच्छी महादशा शुरू हुई, उसको मैंने कहा कि बहुत बढ़िया समय है, आप कोशिश करेंगे तो लाभ होगा, बहुत बढ़िया लाभ होगा। उस व्यक्ति ने कोशिश ही नहीं की, साल सवा साल बीत गया है, तो वो मुझे कह रहा है कुछ हुआ तो है नहीं जी, मैं तो वहीं लगा हुआ हूँ उस नौकरी पर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने कोई और इंटरव्यू दिया, कुछ कोशिश की आपने? कह रहे नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं की। जब कोशिश ही नहीं की तो दशा कहाँ से फल देगी? व्यापारी को भी अपने शटर को खोलना पड़ता है, दुकान में माल डालना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। जब वो करेगा और सही समय होगा तो वो उन्नति पाएगा। तो ये जितनी भी मैंने आपको बातें कही ये बहुमूल्य हैं, इन पर ध्यान दीजिए। छोटी सी समरी कर देता हूं। मैंने आपको भी बताया कि जुड़वा बच्चे अगर हो जाएं तो बड़े बच्चे की कुंडली से D60 कुंडली, षष्ठ्यांश कुंडली, छोटे बच्चे की कुंडली बन जाती है। ठीक है जी, बड़े बच्चे के ही अंशों को, ग्रहों के लगन के अंशों को छोटे बच्चे के D60 के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसकी कुंडली बन जाती है। एक तो ये बताया। फिर मैंने आपको कहा यदि एक ही डेट, समय, प्लेस पर दो लेडीज हों और दोनों के एक एक बच्चा पैदा हो जाए तो दोनों के जीवन में अंतर आ सकता है। उसके क्या कारण है? उसका कारण है स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कर्म। हम लोग पूरी तरह से आजाद हैं, हम कोई भी कर्म कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो कुंडली में लिखा है कल वही होगा। जैसे आपने कहीं लोगों को सुना भी होगा, लोग कहते हैं जब सब कुछ परमात्मा ने फिक्स कर दिया तो वही होगा। अब एक शराबी शराब पीता है या कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो कहेगा जी जो आपकी फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में कह दिया, जो लिखा है वही होगा जी, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। सब व्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है जी, करने के लिए स्वतंत्र। अब व्यक्ति सफल होगा या नहीं होगा वो कौन बताता है? यह है वाला सूत्र, कर्म करना। और आगे चले, कर्म और घटना। ज्योतिषी के कार्य क्षेत्र में मुख्य रूप से घटनाएं आती हैं। कर्म के विषय में फलादेश किया नहीं जाता, हल्का सा इशारा दिया जाता है। जैसे घटना में तो आप परफेक्ट बताएंगे कि हाँ जी 2016 के अंदर दुर्घटना के योग लग रहे हैं या 2016 के अंदर नुकसान के योग लग रहे हैं। घटना उसको तो ज्योतिषी परफेक्ट बताता है, लेकिन कर्म के मामले में उसके फलादेश कई बार गड़बड़ाते हैं। उसका कारण यही है जो मैंने आपको कहा। और आप गर्व कीजिए अपने सनातन धर्म पर, अपने संस्कृति पर, जहां पर इतनी बारीक बातें लिखी हुई हैं जो कहीं और नहीं लिखी हुई। तो नतमस्तक करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि अभी तक आपको जितना मैंने पढ़ाया आप उसको समझ चुके होंगे कि जैसे वर्ग कुंडलियां हैं या कर्म शास्त्र है, ये आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग महादशा, अंतरदशा और गोचर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। मैं आपको लगभग अंतरदशा का प्रयोग करते हुए दिखाऊंगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है आगे पढ़ाने वाले वीडियो का। ये देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है। आप इसमें देखेंगे कि मैं इसको बड़ा करता हूं, शायद आप इसको और अच्छी तरह देख पाए। ये देखिए, ये मैंने इसको बड़ा किया। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ मैं खड़ा हुआ हूं और ये डेट ऑफ बर्थ है एक पर्सन की, 24 जुलाई 1983 सुबह के 8:25 करनाल। इनका विवाह हुआ 17 नवंबर 2011 को। ये इनकी जन्म कुंडली बनी हुई है और विवाह के समय इनकी दशाएं हैं राहु की महादशा में, शनि की अंतरदशा में, बुध की प्रत्यंतर दशा। और जब इनका विवाह हुआ उस समय ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार था। गुरु मेष राशि में थे, शनि तुला में और मंगल सिंह राशि में थे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता रहूंगा। मैं स्क्रीन को ठीक करता हूं जी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं कि मैंने दिया हुआ है। ये देखिए, स्क्रीन फिर आपके सामने मैं बड़ी करता हूं।
ये लीजिए, ये देखिए, ये 29 अक्टूबर 1986 है, सुबह के 1:50 मथुरा। 10 मार्च 2015 को इनका विवाह हुआ। ये ऐसे जन्म कुंडली भी बनी होगी। ये दशाएं हैं, चंद्र की महादशा में, शनि की अंतरदशा में, बुध की प्रत्यंतर दशा, और ये ग्रहों का गोचर इन इन राशियों पर था। इस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। आगे एक और एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। स्क्रीन फिर मैं आपके लिए बड़ी करता हूं, जूम करता हूं। ये देखिए, ये कोई डेट ऑफ बर्थ है, दोपहर का 1 बजे है, मोगा का जन्म है, और यहाँ पर मार्च 2013 से मई 2015 के मध्य मंगल में शुक्र की दशा है। और ये कुछ ग्रहों का गोचर है कि शनि तुला राशि में थे, राहु मेष में, केतु तुला में, और मंगल ने अप्रैल 2013 में मेष राशि में प्रवेश किया। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, ये जन्म कुंडली बनी हुई है। तो आप देखें कि इस प्रकार मैंने आपको आगे पढ़ाना है। मैं स्क्रीन को फिर ठीक करता हूं। अब बात ये आएगी कि आप लोगों के मन में एक विचार आ सकता है कि मैंने तो बोर्ड के ऊपर ये दशा गोचर बना दिया और आपने उसको देख लिया। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि किसी व्यक्ति की कुंडली को चेक करेंगे कि देखें जरा कि पिछले समय के अंदर इस व्यक्ति की कुंडली में क्या दशाएं चल रही थी, या आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले क्या गोचर चल रहा था, कौन सा ग्रह किस राशि पर गोचर कर रहा था। यह आपके लिए एक चैलेंज सा बन सकता है। आप सोच सकते हैं कि कैसे देखें। देखिए, मैं क्या करता हूं, मेरे पास तो एक ये सॉफ्टवेयर है, लियो स्टार, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये पेड वर्जन है। ये लगभग 10-12 हजार से शुरू होकर 50-50 हजार तक जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको भी बाय करें। ये सॉफ्टवेयर तब बाय कीजिए जब आप एडवांस कोर्स भी पढ़ चुके हों और आप काफी अच्छी तरह इन चीजों को समझ चुके हों। देखिए, मैं तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करता हूं बहुत पुराने समय से। आप ये सॉफ्टवेयर को ऐसे देखें कि यहाँ मैं किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालता हूँ और उसकी जन्म कुंडली सामने आ जाती है। ये उस पर्सन की मुझे दशाएं दिखती हैं। ये महादशा है, ये बीच में आने वाली अंतर दशाएं हैं। मैं इसको और डीप देखना चाहता हूँ तो मैं देख लेता हूँ। मैं आपको स्क्रीन एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पर्सन की मैंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाला और ये उसकी जन्म कुंडली बनकर सामने आ गई है, और साथ में ही इस पर्सन की दशाएं आ गई हैं। ये महादशा दिखा रहे हैं 2011 से 2029 तक राहु की। इसमें अंतर दशाएं भी हैं, प्रत्यंतर भी हैं। ये देखिए, नीचे नवमांश वगैरह भी दिया हुआ है, साथ में चलित है, ये दशमांश है, गोचर है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं स्क्रीन को ठीक करता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर तो मैं यूज करता हूँ। आपको मैं भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करें और पुराने किसी गोचर को देखें या दशाओं को देखें। तो अब आप क्या करें? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने मोबाइल का यदि यूज करते हैं तो मोबाइल के लिए कई प्रकार की एप्लीकेशंस हैं, जैसे एस्ट्रोसेज, कुंडली सॉफ्टवेयर। इस तरह आप उसको प्रयोग करके जो दशाएं हैं वो भी देख सकते हैं और पुराने गोचर को भी देख सकते हैं, पुराना गोचर। अब मैं और एग्जांपल देता हूं। यदि आप डेस्कटॉप यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, देखिए, एक सॉफ्टवेयर है कुंडली सॉफ्टवेयर, दुर्लभ जैन का। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी मोबाइल कंप्यूटर शॉप के पास जाएं, वहां जो रिपेयर पर्सन है, रिपेयर करने वाले, उनको कहें कि आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को डाल दें, तो वो आपको एक सीडी में सॉफ्टवेयर को भर के दे देंगे, या आपके घर पर आकर इस सॉफ्टवेयर को आपके डेस्कटॉप पर या फिर आपके लैपटॉप में डाल देंगे, और ये कुछ इस प्रकार से ओपन भी हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट क्षितिज। हम इसको हटा देते हैं। हम मान लेते हैं कि अनुराग नाम के किसी व्यक्ति की हम जन्म कुंडली देख रहे हैं। अनुराग नाम लिखा, ये मेल या फीमेल है वो लिखा, ये आगे डेट वगैरह हमने चेंज करनी है। ये 26 तारीख है, मान लेते हैं जो पर्सन है उसकी 15 तारीख डेट है। ये सितंबर है, मान लेते हैं उनकी मई है, 15 मई 1975 ले लेता हूँ, मान लेते हैं, चलो 1975 है, ये उदाहरण के तौर पे मैंने लिया। अब हम उनका टाइम लिखते हैं। ये जो टाइम है 3:55 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ 1:50 करता हूँ और AM की जगह PM की जगह AM कर लेता हूँ। यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर में ही दिल्ली भरा हुआ है। मैं इसको लुधियाना कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने लुधियाना सिलेक्ट किया।
अब यहां से मैंने प्रीव्यू का बटन दबाया, ये देखिए ये कुंडली सामने आ गई, ये बिल्कुल कुंडली सामने आ रही है। मैं आपको अगर पीछे फिर लेके चलूं, आपको ना दिख पा रहा हो, मैं स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर एक वैसे ही हमने पर्सन का नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा, टाइम लिखा और प्रीव्यू का बटन दबाया तो हमारे सामने कुंडली बनकर आएगी। मैं स्क्रीन को फिर ठीक करता हूं, अब मैं प्रीव्यू का बटन दबाता हूं, देखिए प्रीव्यू, ये हमारे सामने अनुराग जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस लिखा हुआ आ रहा है। स्क्रॉल से हम नीचे भी कर लेते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे। जैसे मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, ये क्या है, ये लीजिए, स्क्रीन को फिर मैं आपके लिए और जूम करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अनुराग हैं, ये पुरुष हैं, इनके दादाजी का नाम, पिताजी का नाम, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। आप चाहें तो एक ऑप्शन है इसके अंदर जाकर उसको ठीक भी कर सकते हैं। और आप देखिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, ये सब लिखा हुआ है, उस दिन कौन सी तिथि थी, इस तरह की बातें सारी लिखी हुई हैं, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था वगैरह वगैरह। आप पढ़ेंगे आपको अपने आप ज्ञानवर्धन होगा। स्क्रीन को ठीक करते हैं, ये हमारे सामने पर्सन की डिटेल आई। अगला हम पेज देखते हैं क्या है, ये लीजिए, ये यहाँ पर इस पर्सन की जो जन्म कुंडली है बनकर आ रही है। मैं स्क्रीन को फिर आपकी सुविधा के लिए जूम करता हूँ। ये देखिए ये इस पर्सन की जन्म कुंडली हमारे सामने बनकर आई, साथ में नवमांश कुंडली भी बनी हुई है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक ग्रह की स्थिति लिखी हुई है, जैसे लगन ये कुंभ है और अंश लिखे हुए हैं 11 डिग्री, शतभिषा नक्षत्र है लगन का और उसका दूसरा चरण था जब ये व्यक्ति पैदा हुए, और सूर्य मेष राशि में है, 29 अंशों पर है और कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में है। इस प्रकार सभी ग्रहों का दिया हुआ है, कौन कौन सा ग्रह वक्री है यहाँ लिखा होता है। तो ये पूरी कुंडली हमारे सामने बनकर आ गई है। अब हमने इसकी दशाएं देखनी है। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार स्क्रीन को फिर ठीक करता हूँ। अब हम चलते हैं इस पर्सन की दशाएं देखने। देखिए यहाँ आगे हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक क्लिक करते हैं, अरे इसमें तो बहुत अच्छी चीजें दी हुई हैं। देखिए ये होरा कुंडली, दृष्कांड, चतुर्थांश, और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए सप्तांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, ये सब दिया हुआ है। अब हम इस पर्सन की दशाओं को देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये महादशा वगैरह दी हुई है। मैं स्क्रीन को एक बार जूम करता हूँ, ये लीजिए, जब इस पर्सन का जन्म हुआ तो जन्म होते ही इनको राहु की महादशा 1975 के मई की 15 तारीख से 29 अप्रैल 1984 तक राहु की महादशा मिली। बीच में आने वाली सभी अंतरदशाओं को भी यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप ये महादशा अंतरदशा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप आगे उलझेंगे। तो आपके लिए सलाह है कि आप बेसिक कोर्स करें फिर इसको देखें। ये सभी प्रकार की महादशा अंतरदशाएं दी हुई हैं। जैसे आगे आप देखें कि राहु के बाद गुरु आते हैं, तो 29 अप्रैल 1984 से 29 अप्रैल सन 2000 तक गुरु की पूरी महादशा दी है। बीच में आने वाली अंतरदशाओं को भी दिया गया है। इसी प्रकार आगे शनि, उसके आगे बुध, ये सब दिया हुआ है। मैं स्क्रीन को ठीक करता हूं जी। तो इस प्रकार आप इस पर्सन के जन्म कुंडली को तो देख ही पा रहे हैं। अब हम और आगे की एक बात करते हैं। जैसे ये इस पर्सन की लगन कुंडली हमारे सामने है। अब मान लेते हैं कि आप इसके 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले के कोई गोचर को देखना चाहते हैं। मान लें कि आप देखना चाहते हैं कि इस पर्सन के 15 साल पहले एक विवाह हुआ था इनका, तो वो कब हुआ था और उस समय बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे थे या मंगल कहाँ गोचर कर रहे थे, इस तरह की बातें आपके मन में आ सकती हैं। तो उसको हम कैसे चेक करें? मान लेते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जनवरी 2001 के अंदर बृहस्पति, शनि, मंगल ये कहाँ थे। तो हम एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन को फिर जूम कर देता हूँ। ये मैंने किया। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जनवरी में, तो मैं यहाँ पर जनवरी को ढूंढता हूँ। जनवरी में 1 तारीख को हम यहाँ 1 कर लेते हैं और यहाँ हम सन बढ़ाते हैं। मैंने कहा सन 2001 में हमने देखना है। ये लीजिए, एक जनवरी सन 2001 को ग्रहों की स्थिति क्या थी, अर्थात मंगल, शनि, गुरु ये किस राशि में थे, कैसे देखें। तो मैं प्रीव्यू करता हूं। आइए
ये देखिए, इस पर्सन की ये डिटेल्स खुल गई, ये सारा खुल गया। मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन को ठीक करता हूँ जी। अब हम यहाँ देखते हैं, ये जन्म कुंडली आ गई। मैं एक बार जूम करता हूँ, ये देखिए, ये उस समय की यानी कि 1 जनवरी सन 2001 की कुंडली हमारे सामने आई। हमने इसमें कुंडली नहीं, हमने ग्रह देखने हैं कि गुरु वृष राशि में थे, ये शनि वृष राशि में हैं, और जो मंगल है तुला राशि में थे 1 तारीख को। तो आप इस गोचर को उतार लें और जिस पर्सन की कुंडली पर आप इसको लगाना चाह रहे हैं उसको लगा लीजिए। तो ये जुगाड़ वाला सस्ता काम है, यानी कि बिना पैसे खर्चे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो ऐसे नहीं करता, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो तो बहुत एडवांस होता है, वो कई चीज़ों को एकदम दिखाता है। तो अभी आप पैसे ना खर्चें कि आप खूब पैसे खर्चें, अब इस देसी जुगाड़ से अपना हम काम चलाते हैं। जब आप सीख जाएंगे, खूब एक्सपर्ट बन जाएंगे, तब आप मुझसे बात कीजिएगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर लें, उसमें भी कौन कौन सी ऑप्शंस लें, महंगा लें, सस्ता लें, हम आराम से उस पर बात करेंगे। तो मुझे पूरी आशा है बात को समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे जो मैंने अभी आपको दशा गोचर के विषय में कही कि पिछले समय के गोचर को आपने कैसे देखना है। तो एक बात और मुझे याद आ रही है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, अभी जो आगे वीडियोस हमारे चलेंगे, स्टडी के वीडियोस, इसमें मैं आपको अंतरदशा की बात ज़्यादा करूँगा। मैं इसमें महादशा या प्रत्यंतर दशा की बात लगभग ना के बराबर करूँगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं सॉफ्टवेयर को एक बार दिखाता हूँ आपके सामने। मान लेते हैं हम यहाँ क्षितिज लिखा है, कोई बात नहीं, इसी को लिखा रहने देते हैं, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ कुछ डेट चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं हम 20 अगस्त और 1983 के किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं जो दिल्ली में पैदा हुआ है, मान लेते हैं। मैं स्क्रीन को भी एक बार बड़ा कर दूं ताकि आपको काफ़ी इजी हो जाए। ये मैंने ऐसे ही एक डिटेल्स डाल दी, 20 अगस्त 1983 और 3:55 दोपहर के, स्थान है दिल्ली, और मैं प्रीव्यू के बटन को क्लिक कर देता हूँ। ये इस पर्सन की एक जन्म कुंडली हमारे सामने आ गई है। मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन को ठीक कर देता हूँ। ये इस पर्सन की आप देखें कि जन्म कुंडली हमारे सामने है। इस कुंडली में लगन के ग्रह क्या है वो सब लिखा है, नवमांश, ऊपर कौन सा ग्रह किस राशि में, सब डिटेल्स हैं। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ जिस बात पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो देखिए इस पर्सन की महादशा और अंतरदशा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। मैं स्क्रीन को भी बड़ा करता हूँ। ये देखिए, अर्थात जब इसका जन्म हुआ तो उस जन्म की डेट से 20 अगस्त 1983 से 28 अक्टूबर 1988 तक इस पर्सन को सूर्य की महादशा मिली और बीच में आने वाली सभी अंतरदशाओं को इसमें लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे देखें, 28 अक्टूबर 1988 से 28 अक्टूबर 1998 के बीच ये चंद्रमा की महादशा मिली। ये सारी महादशा लिखी हुई है। इस महादशा में आने वाली अंतरदशाओं को भी लिखा हुआ है। जैसे आपको ये पक्का पता ही है कि जिस ग्रह की महादशा होगी उसी ग्रह की अंतरदशा सबसे पहले आती है। तो जैसे यहाँ पर चंद्रमा की ही अंतरदशा सबसे पहले लिखी हुई है, अर्थात 28 अक्टूबर 1988 से 28 अक्टूबर 1999 तक चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है। उसके बाद 28 अगस्त 1999 से 28 मार्च 1990 के मध्य चंद्रमा में मंगल की अंतरदशा है। ये सारी अंतरदशाएं दी हुई हैं। अब महादशा तो मैंने आपको बताई, अब अंतरदशा के ऊपर ही मैंने सारा फोकस आगे किया हुआ है। आपको पूरी तरह क्लियर होगा, मैं स्क्रीन को ठीक करता हूँ 1 मिनट के लिए, कि आपको पूरी तरह क्लियर होगा कि अंतरदशा में एक प्रत्यंतर दशा भी होती है, जैसे ये दी हुई है। मैं इसे क्लिक करके दिखाता हूँ। अर्थात जब इसका जन्म हुआ पर्सन का, तो सूर्य की महादशा में, मंगल की अंतरदशा में ये आने वाली प्रत्यंतर दशाएं दी हुई हैं। तो इनके ऊपर मैंने आगे कुंडली के अंदर या कहीं एग्जाम्पल देते समय इनका प्रयोग लगभग नहीं किया हुआ। वो आपकी सुविधा के लिए है, नहीं तो आप एकदम उलझ जाएंगे। जब आपका कोर्स
एंड होने की तरफ होगा, तो मैं इसका प्रयोग करना भी बताऊंगा। किसी भी घटनाक्रम को जांचने के लिए प्रत्यंतर दशा कई बार हेल्पफुल काफी हो जाती है और कई बार उसके रिजल्ट ना बराबर होते हैं। कहा गया है कि जो मेन इंपॉर्टेंस है वह तो अंतरदशा की है, तो मैंने यहाँ पर लगभग अंतरदशा का प्रयोग करना सिखाया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या अंत पर पहुंचेंगे, मैं आपको एक बार प्रत्यंतर भी बताऊंगा, वो देखना बड़ा इजी हो जाता है। तो मुझे आशा है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हम आगे चलते हैं।